नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं तनसुख पालीवाल आपके बीच में और लिंकिंग लॉस अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एनर्जेटिक वेलकम। हेलो एंड नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं तनसुख पालीवाल और लिंकिंग लॉस अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एनर्जेटिक वेलकम। आप लोगों का हुक्म और फॉलो ना करें, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। कल जब क्लास ली थी लॉ ऑफ टॉर्च की, तो उसके तुरंत बाद आप में से कई कैंडिडेट के मैसेज आए थे कि सर आपसे एक हमारा निवेदन है। मैंने कहा पूछो, कहो क्या निवेदन है, या तो अरमान बताओ या फरमान बताओ, है ना। तो उन्होंने फरमान जारी किया कि सर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ले लिया जाए। मैंने कहा चलो डन। तो आज शनिवार रात्रि हमको नींद बहुत आती, लेकिन उस नींद के आने से पहले हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का फिनिश करके बढ़िया से करके क्या करना है, बिहार जुडिशरी के एग्जाम को और जो भी आपके एलएलबी वगैरह एग्जाम उसका बेनिफिट ले सके। देखो पता है कई बार क्या होता है, एक हवा से भरा हुआ बलून होता है। वो बलून जैसे जैसे ऊंचाई पर जाता है तो उसको कहा जाता है दूसरे स्टूडेंट वगैरह को, देखो वो बलून बहुत ऊंचा है, वो तुम्हारी पहुंच में नहीं आएगा, है ना। ऐसा कहते कहते उसको क्या कर दिया जाता है, उसके इंटेलेक्चुअल लेवल से दूर भगा दिया जाता है। आपको पता है ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है ना, ये हवा में उड़ता हुआ ऐसा ही एक बलून है। हमें कहा जाता है कि इतना बड़ा है, कोई बड़ा नहीं है। आप अगले 1.5 से 2 घंटे में बढ़िया सी एनर्जी ड्रिंक चाय वाय पी के अगर बैठे हो तो इसको फोड़ डालेंगे, तोड़ डालेंगे। किसको? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को। मुझे बस एक चीज चाहिए, आपका जुनून। अगर वो है तो कमेंट बॉक्स में एक बार लिख लो यस सर वी आर रेडी। फिर तो देखो आज इसके चकदे फट्टे हम लोग करते हैं बढ़िया तरीके से, राइट। तो अभी जो प्रशासनिक विधि है ना, इसका शुरू से लेकर एंड तक पूरा का पूरा मामला हमें क्या करना है, नष्टो नाबूद है जो करना है। बराबर जितना भी डर है एलएलबी का या फिर किसी और चीज का, उसको हमें क्या करना है, खत्म है जो करना है। बराबर चलो भाई, तो अब करते हैं मामले को शुरू। देखो आपके सामने मैं एक बात बताता हूं और ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है और बड़ी जरूरी भी है। एक बहुत फेमस हिस्टोरियन हुए लॉर्ड एक्टन। ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है। और हो सके तो यार आज की इस क्लास को इधर तो कहीं में शेयर वेयर कर लिया करो यार। चलो मत करो, बस तुम्हारी मर्जी। नहीं अब मत करना, बिल्कुल मत करना। चलो अब यहां पर एक लॉर्ड एक्टन हुआ करते थे। उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात कही थी, ऐसी बात कही कि मतलब इंप्रेस हो जाए। वो आजकल लोग कहते हैं ना कि पिकअप लाइन वगैरह मार्केट में छोड़ी जाती हैं, है ना, कि तुम साबुन हो क्या, तुमको देख के मेरे को लक्स की याद आ रही। तो वैसी की वैसी पिकअप लाइनें पहले भी छोड़ी जाती थी। तो लॉर्ड एक्टन ने एक बात कही थी कि ऑल पावर स्टैंड्स टू करप्ट। जो भी पावर होती ना वो इंसान को करप्ट करती है, और जब कभी एब्सोल्यूट पावर मिल जाती है तो वो एब्सोल्यूटली इंसान को करप्ट कर देती है। लॉर्ड एक्टन क्या मस्त बात कह के गए, है ना। आजकल कहां है मुझे नहीं पता, बट बात अच्छी कह के गए। अब ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। आपको कल की और आज की दोनों पीडीएफ एक साथ मिल जाएगी। आपके लिए एकदम सुंदर सुशील पीडीएफ मैंने तैयार करवा दी है, मस्ती से उसको डाउनलोड कर पाओगे आप, ठीक है। अब ये क्लास अटेंड कर लो। आज रात को 11 बजने से पहले, 10 बजने से पहले पीडीएफ आपके सुंदर सुनहरे हाथों में होगी। बराबर, अब अटेंशन। तो अब देखो क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है ना, वो सारा का सारा इसी का मामला है। सारा का सारा इस कोटेशन पर बेस्ड ही कानून है जो होता है। अब समय के साथ साथ अब देखो हमारा नया संसद भवन बन रहा है, तो क्यों? क्योंकि एमपी वगैरह की संख्या वगैरह बढ़ने वाली है। पुराना वाला भवन छोटा पड़ने लग गया था, तो हमने एक नया पार्लियामेंट्री हाउस है जो तैयार कराया, जहां पे तकरीबन 850 प्लस कैपेसिटी है। अब ध्यान से सुनिए, होता बेसिकली क्या है कि पार्लियामेंट के पास है पावर कानून बनाने की। अटेंशन, एक एक वर्ड को अच्छे से सुनना, क्योंकि एक एक वर्ड को मैं तोल के लाया हूं। सुबह 11 बजे से बैठा हूं शाम को 6 बजे तक, और उसका पूरा निचोड़ आपको 1.5 घंटे में देने वाला हूं, ठीक है। तो हुआ क्या था कि पार्लियामेंट के पास वर्कलोड कई बार बहुत ज्यादा होता है।
हर छोटे छोटे मुद्दे को लेकर पार्लियामेंट के अंदर हम कानून नहीं बना सकते। एक तो वैसे भी इसके लिमिटेड 3 सेशन होते हैं, बाकी आप सब लोग जानते हो कि हमारे एमपी बहुत मेहनत करते हैं संसद के अंदर, है ना, बहस करने में, वॉकआउट करने में। अच्छा, वॉकआउट की बात नहीं करेंगे अपन, तो मतलब कुछ न कुछ करते हैं, सदन कई बार चल नहीं पाता है, कई बार टेबलें कुर्सियां ऊपर नीचे हो जाती है। तो इस तरीके से हमारा पार्लियामेंट बड़ा एंगेजफुल रहता है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, कभी कभार होता है बट गलत होता है। तो अब पार्लियामेंट रहता है हमारा बिजी, तो ऐसे केस में वो क्या करता है कि वो कई बार कुछ कानून बनाता है और उसके तहत अपनी कुछ लिमिटेड शक्तियां जो है ना, ध्यान से सुनना, अपनी लिमिटेड शक्तियां जो है वो एग्जीक्यूटिव को दे देता है। अभी एग्जीक्यूटिव कौन? अरे जो कार्यपालिका होती ना भाई, हमारे देश का डेमोक्रेसी 3 पिलर्स पे टिका, ये तो पता है ना तुम लोगों को, जुडिशरी, डेमोक्रेसी और लेजिस्लेचर, विधायिका, न्यायपालिका और तीसरा हमारा कौन सा हो जाएगा? कार्यपालिका। तो वो क्या करता है, कार्यपालिका को शक्तियां वगैरह दे देता है ना। अब शक्तियां देता है तो प्रॉब्लम होती है, क्यों? क्योंकि अगर आपने पावर वगैरह दी है तो मामला गड़बड़ी हो सकता है। तो कुल मिला के एडमिनिस्ट्रेशन का सारा काम किसके दारोमदार पे आता है? एग्जीक्यूटिव के हाथ में आता है। ठीक है, अब एग्जीक्यूटिव क्या करता है, कई बार बदमाशी कर जाता है, और जब आपने उसको प्रॉपर तरीके से ज्यादा पावर दे दी तो और भी गड़बड़ है जो कर सकता है। तो जैसा इस कानून का नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ये कोई कानून पुराना नहीं है, ये एक नया प्रोडक्शन है लॉ का, ये एक लॉ की नई ब्रांच है ना। और इसकी आवश्यकता हमको क्यों महसूस हुई? जब से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पिक्चर में आया तब से हमको इस कानून की महत्वता पता चले। पहले जैसे वो राजाओं का शासन नहीं हुआ करता था तो उसमें इसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि वहां पे मोनार्की थी। मोनार्की मतलब जो एक साइड का शासन है जो होता है वो, तो अब वैसा मामला है नहीं यहां पर। तो अब क्या होता है ऐसे केस के अंदर, जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, यानी कि पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन होता है, तो वहां पर कई मामलों को एफिशिएंटली डील करने के लिए, डेमोक्रेसी की फंक्शनिंग को प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए हमको महसूस हुआ कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होना चाहिए। बराबर? अच्छा, महसूस तो हो गया, लेकिन लॉ को लाए कहां से? तो इंग्लैंड अपने आप में एक पहला ऐसा मतलब देश था जिसने अपने आप में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को रिकॉग्नाइज वगैरह है जो कर रखा था। तो हमने कुछ कॉन्सेप्ट अंग्रेजों से लिए, कुछ क्या मोस्ट ऑफ अंग्रेजों से लिए, है ना। फिर हमारे सुप्रीम कोर्ट वगैरह ने कुछ जुडिशियल प्रेसिडेंट दिए, कुछ हमारे सुप्रीम कोर्ट ने दिए, कुछ पड़ोसी देशों के सुप्रीम कोर्ट ने दिए। तो उन सब का निचोड़ ले लेके हमने वो सब कुछ ताना बाना एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में डाला है, जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। अब इससे पहले मैं आपको आगे लेके चलूं तो मैं आपको बता देता हूं कि आज की क्लास का जो मामला है वो किस तरीके से चलेगा। मैं पूरी क्लास को आज जो है ना वो टोटल 11 पॉइंट में डिवाइड करने वाला हूं। ठीक है, 11 पॉइंट कौन कौन से? एक तो ये कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉर्ड एक्ट, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। फिर मैं आपको डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स के बारे में एक लेक्चर दूंगा। फिर मैं आपको नेचुरल जस्टिस के बारे में समझाऊंगा। फिर आपको मैं रूल ऑफ लॉ के बारे में बताऊंगा। फिर आपको पावर ऑफ सेपरेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे अपन। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का मतलब क्या? देखो, जब आप इन 3 कॉन्सेप्ट को समझ लोगे ना और टिके हुए रहोगे क्लास के अंदर, तो मुझे लगेगा कि वाकई में तुम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ सीखना चाहते हो। और फिर हम 6th पॉइंट पे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का वाकई में मतलब क्या है वो समझेंगे। ठीक, फिर उसके बाद में कई अलग अलग स्कॉलर आ रखे हैं, उनके बारे में बातचीत करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसियों के बारे में डिस्कशन होगा, एडमिनिस्ट्रेशन लॉ के प्रिंसिपल क्या होता है, लीगल मैगजीन क्या होता है, वगैरह वगैरह। अच्छा, मैं आपको एक चीज से इंट्रोड्यूस कराता हूं जिसका नाम है डर। वो आपके माउंटेन ड्यू वाला नहीं, डर जो इस दिमाग के अंदर रहता है कि सर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कैसे याद करें सर, ऐसे ऐसे खतरनाक नाम है, डाइसीन है, मॉन्टेस्क्यून, ऐसे खतरनाक खतरनाक नाम याद करने पड़ते हैं हमको। तो सर हमारे पड़ोस में रहने वाले अंकल का नाम भी नहीं याद रहता, उसका नाम कैसे याद हो? बात तो सही है, इतना मतलब अंग्रेजों के नाम याद करना बड़ा टेढ़ा काम है ना। तो हम क्या करेंगे, उसको और आसान करने वाले। लेकिन अगर मैं पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में से 2 चीजें हटा दूं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि फिर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आसान है कि नहीं। एक तो हम हटा देते हैं कि जो ये अलग अलग स्कॉलर हुए ना, स्कॉलर का मतलब होता है विद्वान पुरुष, है ना, मतलब जिन्होंने लॉ को बहुत गहराई से स्टडी किया, फिर अपनी एक कंक्लूजन निकाला। अगर हम क्या कर दें, उन स्कॉलर्स को यहां से हटा दें, एक तो हमने स्कॉलर्स को हटा दिया और दूसरा हमने सुप्रीम कोर्ट के जो अलग अलग केसेस हैं अंग्रेजों वाले या भारत वाले, अगर उनको हटा दें तो पीछे जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आपके पास बचता है ना, वो तो एक नन्ना मुन्ना राई है जो बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बस 2 चीजों का भय निकाल दो आप, क्योंकि आपके माइंड में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि यार वो डाइसी ने क्या कहा, मॉन्टेस्क्यू ने क्या कहा, है ना, केसी वैयर ने क्या कहा, वगैरह वगैरह। तो हम क्या करेंगे, एक तो काम उसको हटा देते हैं,
नंबर 1 पॉइंट। और दूसरा किसको हटा देते हैं? दूसरा हटा देते हैं अलग अलग केसेस को। एक सेकेंड ना, कुछ हाँ जी, देखो बुढ़ापा है ना, कभी कभी क्या है कि दवा खाना भूल जाता हूं, तो मैं दवा खाने गया था। क्या, चलो अब आ जाओ मेन मुद्दे पर। अब देखो क्या होता है, इन 10 पॉइंट में से हमें क्या करना है, वन बाय वन चीजों को समझना है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम लोग यहां पर। हालांकि इसके अलावा मेरे पास कुछ और बिंदु भी है, जैसे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, जुडिशियल कंट्रोल, रिट की पावर, केस लॉ के मामले और एमसीक्यू के मामले। ठीक है, तो इन दो में अब मामला अपन शुरू करते हैं यहां से। तो हमारी बेसिकली कहानी आती है डेमोक्रेसी के रूट से। 3 तरह के पिलर्स होते हैं, जहां पर आपको जानकारी अच्छे से है उनके बारे में मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, है ना। आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि हमारे देश के अंदर कानून बनाने का काम पार्लियामेंट करती है, जिसको बोला जाता है विधायिका, अंग्रेजी में बोलते हैं लेजिस्लेशन। ठीक है, फिर जो कानून बनाया जाता है उसको अमल में लाने का, उसको एग्जीक्यूट करने का, इंप्लीमेंट करने का जो काम होता है वो किसका होता है? एग्जीक्यूटिव का। एग्जीक्यूटिव कौन हो सकता है? जो भी आपके आईएएस ऑफिसर वगैरह होते हैं, आरएस ऑफिसर वगैरह होते हैं, सिविल सर्विसेज वाले जो अधिकारी वगैरह होते हैं, वो सारे किसके अंदर चले जाते हैं? एक तरीके से एग्जीक्यूटिव के अंदर चले जाते हैं। राज्य में एग्जीक्यूटिव का हेड गवर्नर को कहा जाता है और यूनियन के अंदर एग्जीक्यूटिव का हेड प्रेसिडेंट को है जो कहा जाता है। तो अब प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाने वाली समस्त तरीके के जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं वो सब इस कैटेगरी में आएंगे, जो क्या करते हैं? एग्जीक्यूट कराने का काम करते हैं। अच्छा, अब क्या होता है कि इन दोनों ने अगर कोई भी गड़बड़ी की, इसने और इसने, तो वहां पे क्रॉस चेकिंग करने का काम जो है हमने जुडिशरी को दे रखा है। अब जुडिशरी क्या करती है? इन दोनों पे क्रॉस चेक भी करती है। अब कैसे करती है? मान लीजिए ऐसा कोई भी कानून बन गया जो अपने आप में क्या है? वॉयलेट करता है हमारे संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर वगैरह को, तो फिर जो जुडिशियल रिव्यू की पावर होती है आपके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वगैरह के पास में, तो उसके तहत वो उसको क्या कर सकती है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है, खत्म है जो कर सकती है। ठीक, तो तीनों पिलर्स का ही रोल सबसे पहले क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में शुरू है जो होता है। अब ध्यान से समझना, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में ये याद रख लेना, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, बेसिकली इन तीनों के ही प्रिंसिपल आपको क्या करने? अच्छे तरीके से समझना है। जैसे आपको बताता हूं कि अगर आप कानून बनाते हो तो आपको नेचुरल जस्टिस का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है। न्याय का नैसर्गिक सिद्धांत, उसका हमको ध्यान रखना पड़ता है। हमें बकायदा रूल ऑफ लॉ का ध्यान रखना होता है ना। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है? रूल ऑफ लॉ, रूल यानी कि शासन। ठीक है, तो शासन किसका होगा? लॉ का होगा। शासन किसी किंग का नहीं होगा, शासन किसी पर्सन का नहीं होगा। तो रूल ऑफ किंग नहीं होता है, रूल ऑफ पर्सन नहीं होता है, क्या होता है? रूल ऑफ लॉ होता है। यानी कि लॉ का, विधि का क्या होता है? शासन है जो होगा। अल्टीमेटली जो है वो कौन सर्वाइव करेगा? लॉ जो है वो सर्वाइव करेगा। ठीक है, तो लेजिस्लेचर का इन दोनों बातों को ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा इसको बेसिक स्ट्रक्चर का भी ध्यान रखना पड़ता है। बेसिक स्ट्रक्चर आप सब लोग जानते हो, केशवानंद भारती के केस के अंदर हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक डॉक्ट्रिन को जन्म दिया था, बेसिक स्ट्रक्चर जिसको कहा जाता है ना। तो उन सभी चीजों को ध्यान में रख के कानून हमें बनाना होता है। अब ये क्या करता है? अपनी पावर को क्या कर सकता है? एग्जीक्यूटिव को दे सकता है। इसको बोलते हैं पावर डेलीगेट करना। क्या करना? इसको बोलते हैं प्रत्यायोजित करना, यानी कि डेलीगेट है जो करना। और डेलीगेट करने के बाद में फिर एग्जीक्यूटिव क्या करता है? इसी पावर का इस्तेमाल करते समय कानून बना सकता है। लेकिन क्या दोनों के कानून बनाने की पावर इक्वल कभी कही जा सकती है क्या? कि लेजिस्लेचर की भी वही पावर होगी जो एग्जीक्यूटिव की होगी? तो इसका आंसर है नहीं। इसकी पावर हमेशा सुपीरियर होती है, यानी कि डेलीगेटेड लेजिस्लेचर पे कंट्रोल रखा जाता है। एग्जाम का सवाल बनता है कि बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पे कंट्रोल की बात है जो करता है? वो भी हमें आज की क्लास के अंदर ही पढ़ना है। ठीक है, तो ये बात आपके सामने आने वाली है। और फिर जुडिशरी क्या करती है? जुडिशरी अपने अलग तरीकों से, जैसे कि जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्वलोकन का सिद्धांत हो गया, या फिर जो आपके पास रिट की पावर होती है, रिट्स, प्रेरोगेटिव रिट्स इसको बोलते हैं। 5 तरह की रिट्स होती है, पता है ना आपको? हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका, मैंडेमस परमादेश का मामला, प्रोहिबिशन आपकी प्रतिषेध वाला मामला, सर्श्योरी वाला मामला और क्यो वारंटो वाला मामला। तो ये जो 5 तरह की रिट्स होती है, इनसे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का तो अधिकार है। इन्हीं के माध्यम से अगर कोई भी कानून वॉयलेटिव होता है तो उसको स्ट्रक डाउन करने का, असंवैधानिक घोषित करने का अधिकार भी जुडिशरी के पास में होता है। एक और चीज, अगर मान लीजिए एग्जीक्यूटिव अल्ट्रा वायरस काम करते, देखो अब मैंडेमस की रिट्स है। मैंडेमस की रिट्स किसको जारी की जाती है?
मैंडेमस यानी कि परमादेश, वी कमांड, हम आदेश दे रहे हैं तुमको। किसको जारी की जाती है? तो ये बेसिकली जारी की जाती है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को। ये जो आपके स्टेट के एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होते हैं उनको जो है ये क्या दिया जाता है, मामला डील किया जाता है। आकाश जी आप एंड तक टिके रहना, ठीक है ना, इधर भागना ना उधर भागना, सारे सपनों को अंजाम दिया जाएगा आज की क्लास के एंड तक, ठीक है। हाँ जी, बीच बीच में दहेज मत मांगो, जब विदाई होगी ना तो सारा दहेज एक साथ दे दिया जाएगा, समझ गए? ओके, नाउ अब अपन मूव ऑन करते हैं इस टॉपिक को आगे लेके जाते हुए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है नेचुरल जस्टिस का मामला, है ना। सर हमको दिखाई नहीं दे रहा है, शांति रखना, मैं सारी बात बताऊंगा, ठीक है, आपको समझा भी दूंगा। हाँ जी, नेचुरल जस्टिस, नैसर्गिक सिद्धांत। अब देखो सीधी सी बात है कि भाई पहले जमाने के अंदर हमारे पास ऐसा संविधान जैसी बड़ी बुकलेट नहीं हुआ करती थी, और ना ही इस तरीके से सेक्शन वाइज कोई कानून वानून है जो बना हुआ होता था। फिर भी एक सिद्धांत हमें ध्यान में रखना पड़ता था, वो होता था प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत, बराबर। अब प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत बेसिकली दो बातें बताता है ना। कंप्यूटर महोदय इसको झूम आउट किया जाए और इसको बड़ा किया जाए ताकि मेरी तरह चश्मा पहन के बैठे सभी लोगों को ये दिखाई दे सके। हाँ जी, अब देखो दो सिद्धांत, भूलना मत, एग्जाम का सीधा सवाल आएगा, मैं बता रहा हूं, और जब सवाल आएगा ना तो मैं बताऊंगा नहीं उस टाइम पे, क्योंकि मैं आपके आसपास तो होऊंगा नहीं। दो आपको बातें याद रखनी है। आज के बाद कोई भी आपसे पूछना क्या होता है नेचुरल जस्टिस, तो ये सवाल जो अभी आंसर आपको बताना है उसके मुंह पर फेंक के माना कि ये होता है, ये ले नेचुरल जस्टिस। दो चीजें, कौन सी दो चीजें होती है? नंबर वन, एक होता है रूल अगेंस्ट बायस। बायस को एक हम साधारण भाषा में बोलते हैं पक्षपात। क्या बोलते हैं? पक्षपात। तो अगर नेचुरल जस्टिस की बात की जाए तो उसका पहला सिद्धांत है पक्षपात नहीं होना चाहिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए, ये पहली बात, ठीक है। दूसरा मामला क्या आता है? दूसरा मामला आता है रूल ऑफ फेयर हियरिंग। हियरिंग का मतलब होता है सुनवाई, ठीक है। तो सुनवाई जो है एकदम रजू होनी चाहिए। रजू का मतलब क्या होता है? रजू का मतलब होता है एकदम न्याय संगत होनी चाहिए। जैसे अब मान लीजिए कि भाई कोई बंदा आपकी शिकायत करके कोर्ट में जाता है, अब कोर्ट उसकी बात सुन के सीधे आपको सजा दे देता है कि चलो इसको 50,000 रुपए दे दो, तुम दंड दिया जाता है, तुमको फाइन लगाया जाता है। तो तुम मन ही मन में क्या सोचोगे? हे भगवान, अन्याय हो रहा है तेरी दुनिया में। क्यों? क्योंकि आपको सुना ही नहीं गया। तो इसको बोलते हैं रूल ऑफ फेयर हियरिंग, यानी कि आपको भी सुना जाना चाहिए। अब इन दोनों के संबंध में एक एक लैटिन मैगजीन आती है। हिंदी मीडियम वाले प्यारे प्यारे स्टूडेंट ध्यान से सुन लो, कुछ लैटिन मैगजीन ऐसी होगी जो आपको अंग्रेजी में पकड़नी पड़ेगी, है ना। देखो, एक मैगजीन है नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुओ। इसका मतलब क्या हुआ? नेमो यानी कि नो वन, है ना। जुडेक्स का मतलब होता है जज, इन कॉजा सुआ मतलब अपने खुद के केस में। तो अपने खुद के केस में कोई जज नहीं होना चाहिए, अपने खुद के केस में कोई जज नहीं होना चाहिए। ये आपके नैसर्गिक न्याय, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं नैसर्गिक न्याय, ठीक है। ये आपका उसका क्या है? सिद्धांत है। तो नैसर्गिक न्याय की सिद्धांत के दो मैगजीन पर आधारित है, दो पिलर है। पहला पिलर है रूल अगेंस्ट बायस, पक्षपात के विरुद्ध वाला नियम, यानी कि कोई भी व्यक्ति खुद के केस में जज नहीं हो सकता, है ना। यानी कि जो डिसाइड करने की जो पावर है वो हमेशा न्यूट्रल होनी चाहिए और इम्पार्शियल होनी चाहिए, यानी कि निष्पक्ष होनी चाहिए। जो भी निर्णय लेने की जो पावर, निर्णय लेने की शक्ति आपने जिसको दी है ना, वो हमेशा पक्षपातहीन होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। सिंपल सी दो बातें, मेरे साथ साथ रिकॉल करो। नैसर्गिक न्याय, नेचुरल जस्टिस, दो बातें बताता है। पहली बात क्या कहता है कि भैया रूल अगेंस्ट बायस, पक्षपात के विरुद्ध नियम। और दूसरी बात क्या कहता है कि आप फेयर हियरिंग के सिद्धांत को फॉलो करोगे, यानी कि जो है एक तरीके से न्याय संगत सुनवाई है जो होनी चाहिए। अच्छा, यहां पर भी एक लैटिन मैगजीन आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, और उस लैटिन मैगजीन का नाम है ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम। ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम, ऑडी का मतलब होता है ऑडियो, आपने पता है ना, ऑडियो वीडियो, बच्चों ना गेम खेला करते थे, ऑडियो का मतलब सुनाई देना। ऑल्ट्रम का मतलब होता है अल्टरनेटिव, और पार्टम का मतलब होता है पार्टी। तो यहां पर पहला शब्द क्या आया? ऑडियो। दूसरा वर्ड क्या रखा है? अल्टरनेटिव, ठीक है। और तीसरा वर्ड क्या रखा है? पार्टम, यानी कि पार्टी। तो ऑडी अल्ट्रम पार्टम, इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई मामला हो तो दूसरी पार्टी को सुना जाना चाहिए, ठीक है। ये बात हमारे सामने आती है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, आपके एग्जाम में सवाल आने वाला है। कल रात को ये एग्जामिनर आके गया था मेरे सपनों में, और उसने मुझे बोला था कि मैं सवाल पूछने वाला हूं। क्या सवाल? कि नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत को एग्जाम्पलीफाई करने वाली निम्न में से कौन सी लैटिन मैगजीन है?
पहला ऑप्शन आपके सामने ये आ जाएगा नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ, दूसरा आपके आ जाएगा ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम, तीसरा ऑप्शन आएगा ए एंड बी बोथ। तो आप कहां पे टिक मारोगे, ए एंड बी बोथ। याद रख लेना, नेचुरल जस्टिस दो बातें वहां पर एप्लीकेबल होती है। लेकिन अब ये जो बायसनेस वाली बात है ना, इसमें आपको एक बात और ध्यान रखनी होती है कि बायसनेस किस किस तरह की हो सकती है, पक्षपात जो है वो किन किन तरह का हो सकता है। तो पक्षपात पहला मामला होता है पर्सनल, व्यक्तिगत मामला, व्यक्तिगत पक्षपात आप कर सकते हो। दूसरा होता है पेक्यूनरी, पेक्यूनरी को बोलते हैं धन संबंधी। अगर आपने सीपीसी का सेक्शन 6 पढ़ रखा है तो शायद आपको ये शब्द पता होगा, धन संबंधी। तो व्यक्तिगत, धन संबंधी, और तीसरा है विषय वस्तु संबंधित। तो तीन बातें आपके सामने आती हैं जहां पर क्या हो सकता है, पक्षपात हो सकता है। हालांकि ये कोई पक्षपात की फिक्स कैटेगरी नहीं है, इनके अलावा और भी कोई पक्षपात हो सकता है। लेकिन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि भैया बायसनेस के अलग अलग टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो एक तो व्यक्तिगत पक्षपात करने वाला मामला, दूसरा धन संबंधी मामला, और तीसरा विषय वस्तु यानी कि सब्जेक्ट मैटर का। याद रह जाएगा, पर्सनल, उसके बाद में पेक्यूनरी, और तीसरा कौन सा था, तीसरा था सब्जेक्ट मैटर से जुड़ा हुआ बायस। ओके, ये एक एक बातें ना मेरे साथ याद करते हुए चलना, मजा तब आएगा। अच्छा, अब इसमें और सुनो, अब यहां पर क्या होता है, ये जो नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है, क्या ये हर जगह पे लागू हो जाता है क्या? क्या इसका कोई भी अपवाद नहीं है क्या? है ना, क्या ऐसी कोई जगह है जहां पर नेचुरल जस्टिस को लागू नहीं करते हैं? अब कुछ होनहार कैंडिडेट्स है ना, जैसे मैं तो जुडिशरी की तैयारी कर रहा हूं, मेरे सिलेबस के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, मैं तो पढ़ूंगा नहीं। वो तो कितनी बड़ी गलती करता है। आपको पता है इंटरव्यू के अंदर ये चीजें बहुत अच्छे तरीके से पूछ ली जाती हैं। इंटरव्यू के अंदर ये चीजें पूछना बहुत ही कॉमन सी बात है जो हो जाती है। ठीक है, अब समझना यहां पे, तो देखो कुछ बातें मैं बताने वाला हूं जहां पे आपके नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत एक तरीके से लागू नहीं हो पाता। एग्जाम्पल के तौर पर स्टैट्यूटरी एक्सक्लूजन, मान लो कहीं पर स्टैट्यूटरी एक्सक्लूड कर रखा है कि भाई यहां पे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस लागू नहीं होता है। कहां पे होता है, जब किसी प्रक्रिया के अंदर स्पेशल प्रोसीजर आपने बना दिए तो आपको उस स्पेशल प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है, ना कि किसको, ना कि आपको फॉलो करना पड़ेगा आपके नेचुरल सिद्धांत, नेचुरल जस्टिस को। एकेडमिक इवैल्यूएशन, अब मुझे बताओ, आप लोगों ने एलएलबी में कुछ लिख कर आए, अब सुनना, ये आपकी कहानी बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, बहुत बहुत अच्छी बात है, कुछ बातें तो इतनी खूबसूरत तरीके से लिखी गई हैं कि बस पूछो मत। अब जैसे मान लो कि आप जैसा कोई एलएलबी स्टूडेंट है, यहां पे ध्यान से सुनना, नेचुरल जस्टिस के एक्सेप्शन हम पढ़ रहे हैं, नेचुरल जस्टिस के एक्सेप्शन हम पढ़ रहे हैं। अब सपोज करो कि ये आप ही जैसे कुछ होनहार कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने क्या कर रखी है, एलएलबी करने का प्लानिंग किया। अब एक क्लास में 30 स्टूडेंट थे, 30 में से 5 बहुत ही सुपर टैलेंटेड, 20 कैंडिडेट जो है वो एवरेज टाइप के, और 5 कैंडिडेट मेरे जैसे बैक बेंचर जो ढीले ढाले, एग्जाम के अंदर लिखने में एकदम पीछे रहने वाले वगैरह वगैरह, है ना। अब टोटल 3 कैटेगरी के कैंडिडेट्स। अब आप सोचो कि शैक्षणिक मूल्यांकन हो रहा है तो वहां पर क्या वो टीचर नेचुरल जस्टिस को देखेगा कि नहीं भाई प्रकृति का न्याय है, तीनों बच्चे मेरे लिए, तो तीनों कैटेगरी के बच्चे एक जैसे हैं इसलिए मैं तो तीनों को बराबर नंबर दूंगा। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। वहां पे मेरिट देखनी पड़ती है। अरे भाई वो टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता है, वो पापा और बेटे का थोड़ा है कि मेरा तीनों बेटे हैं, मैं तीनों बेटों को बराबर बराबर प्रॉपर्टी दूंगा। ऐसा थोड़ी ना, समझ लो। नेचुरल जस्टिस क्यों नहीं लागू हो सकता? क्योंकि वो शैक्षणिक मूल्यांकन की बात है। हमारी एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कि हम टॉपिक के अंदर है ना, हम उस टॉपिक के अंदर सिर्फ उसको थ्योरेटिकल एंगल से सोचते हैं। नहीं नहीं नहीं, उसके अंदर आप प्रैक्टिकल लिंकिंग डालो, फिर देखिए। ठीक है, हाँ जी। अब यहां पे क्या होता है, इम्प्रैक्टिकलिटी, कहीं वहां पे मान लीजिए कि उसको लागू करना प्रैक्टिकल नहीं हो, या फिर इमरजेंसी के प्रोविजन, ये तो आप सब लोग जानते हो, इमरजेंसी के केस के अंदर अलग बात है जो वहां पर मेंशन कर रखी है। ठीक है, ये पॉइंट भी आपके सामने आता है। फिर इंटरिम डिसिप्लिनरी एक्शन, मान लीजिए कोई अंतरिम एक्शन लिया गया। अंतरिम एक्शन क्या होता है भाई? कोई भी कार्रवाई मेरिट बेस पर पूरा होने में समय लेती है, हाँ या ना? यस। अगर मान लीजिए कोर्ट वहां पे इंटरिम मेजर इस्तेमाल करता है, जैसे टेम्परेरी इंजेक्शन दे दिया, तो क्या वहां पर वो पूरा का पूरा नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों को फॉलो करना उसके लिए संभव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि फेयर हियरिंग होने में टाइम लगेगा। और तब तक पता चला कि भैया प्रॉपर्टी का सब्जेक्ट मैटर ही डिफेंडेंट ने क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया।
तो ऐसे केस के अंदर वो उसको क्या कर सकता है, इग्नोर है जो कर सकता है। तो मेरे साथ वापस रिकॉल कीजिए 5 बातें जहां पे नेचुरल जस्टिस नहीं आ सकता। पहला, स्टैट्यूटरी यानी कि कानूनी रूप से, एकेडमिक इवोल्यूशन, इम्प्रैक्टिकल हो कहीं पे, इमरजेंसी का प्रोविजन या इंटरिम डिसिप्लिनरी एक्शन का मामला वहां पर अगर आ जाता है तो ठीक है। तो ये बातें आती है, इनसे जुड़े हुए कुछ केस भी होते हैं, जैसे मेनका गांधी वाला मामला आया तो वहां पे कहा गया भाई प्रॉम्प्ट एक्शन चाहिए, है ना, तो वहां पर मामला अभय कुमार वर्सेस श्रीनिवासन, यहां पे कुछ स्टूडेंट जिनको डिबार्ड किया गया था उनसे मामला जुड़ा हुआ है कि उनके खिलाफ इंटरिम एक्शन लेना पड़ा, डिसिप्लिन लेना पड़ा, तो वहां पर आप नेचुरल जस्टिस की बातें हैं जो नहीं कर सकते। खैर मैं कंक्लूड कर लेता हूं कि नेचुरल जस्टिस में और कोई चीज नहीं है, सिर्फ आपको 3 बातें ध्यान में रखनी है। पहला ये कि यहां पर आपके सामने जो सिद्धांत आएंगे वो आते हैं 2 सिद्धांत। एक तो ये कि खुद के मामलों के अंदर आप जज नहीं बन सकते, इसको बोलते हैं रूल अगेंस्ट बायस। दूसरा होता है रूल ऑफ फेयर हियरिंग, ठीक है। बायस 3 तरीके के होते हैं, पर्सनल, पेक्यूलियरी, सब्जेक्टिव, और आपके एक्सेप्शन 5 एक्सेप्शन हो सकते हैं, स्टैट्यूटरी, एकेडमिक, इम्प्रैक्टिकलिटी, इमरजेंसी और साथ साथ में किसी भी तरीके का इंटरिम डिसिप्लिनरी एक्शन। क्लियर है? ये है नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत। देखो घर बनाना होता है ना, तो हमको क्या पढ़ना है, घर के चारों ओर पहले पिलर्स बनाने पड़ते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का घर बनाने के लिए मैं आपके सामने पहले पिलर्स बना रहा हूं। पहला पिलर्स कौन सा आया, नेचुरल जस्टिस। अगर आपने एक भी पिलर्स को कमजोर किया ना तो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का घर धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। फिर गाना गाते हैं ना, लाला जिन ने केला खाया, केला खा के मुंह पिछलाया, मुंह पिछला के छड़ी उठाई है, फिर पैर के नीचे छिलका आया, लाला जी पड़े, धड़ाम मुंह से निकला, हे राम। तो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को हमको धड़ाम नहीं करवाना है, इसलिए बढ़िया तरीके से ऑब्जर्व करते चलो। आगे बढ़ते हैं यहां पर। इसके बाद सेकंड जो पिलर होता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का, वो होता है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन जिसको बोलते हैं। अब देखो यूं तो कई सारे स्कॉलर आए, स्कॉलर गए, एक ऐसा स्कॉलर आया जो दिल को छू गया, मतलब उसको हम भारतवासी आज तक भुला नहीं पाए, है ना। डी फॉर दिल को छू गया, इसलिए उसका नाम भी डी से स्टार्ट होता है। गैस करो, डायसी। डी फॉर डायसी, डी फॉर दिल का रिश्ता जुड़ा हुआ है हमारा उससे, है ना। और उसने क्या किया, उसने रूल ऑफ लॉ को वो आगे लेकर आया। हालांकि रूल ऑफ लॉ का इसने जन्म नहीं दिया था। रूल ऑफ लॉ के संबंध में इसने जो है क्या कर रखा था, इसने जो है इसको और ग्रोथ दिया था रूल ऑफ लॉ को। एक मैसेज आया है आप लोगों के लिए कि सर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के जो नोट्स हैं वो गूगल फॉर्म की लिंक डिस्क्रिप्शन एंड चैट बॉक्स में डलवा दिए, यानी कि जैसे ही आप उसको क्लिक करोगे, फॉर्म फिल करोगे, आपको नोट्स मिल जाएंगे। ये खुशखबरी इनको इतनी जल्दी नहीं सुनानी चाहिए थी, बट आज मैंने तो आपको 10 बजे का बोला था ना, देखो मेरी टीम कितनी फास्ट है, फटाफट लेके आ गए। अब रूल ऑफ लॉ को समझो। रूल ऑफ लॉ में 3 बातें होती हैं। 3 बातें कितनी, जैसे नेचुरल जस्टिस में 2 बातें थी, रूल ऑफ लॉ के अंदर 3 बातें हैं जो होती है। समझना, एक क्या होता है, एक होता है कि भाई लॉ सुप्रीम है, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, है ना। जैसे घर के अंदर घरवाली सुप्रीम नहीं होती है, तो वैसे इस जगत के अंदर लॉ सुप्रीम है ना। तो सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। दूसरा, इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि क्या है, लॉ के समक्ष क्या है, सभी समान लोग हैं। हमारा आर्टिकल 14 भी तो कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो आर्टिकल 14, तो यहां पर 2 बातें, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ। मैं फिर से कह रहा हूं, 1 नंबर का सवाल आएगा, आपसे पूछा होगा कि रूल ऑफ लॉ कंप्राइज, ऑप्शन ए सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, ऑप्शन बी इक्वलिटी बिफोर लॉ, ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ। तो आंसर ए एंड बी बोथ पे टिक करना। सर आपने तो कहा था 3 है तो 2 हुए। तीसरा वाला है ना, इसमें गड़बड़ है। ये तीसरा वाला था प्रीडोमिनेंस ओवर द लीगल स्पिरिट, है ना। मतलब क्या है कि कहीं की लीगल स्पिरिट को हमें क्या करना है, अत्या प्रभाव देना है। इसमें यह कहा गया था, ये डायसी की तीसरी बात हम लोगों ने स्वीकार नहीं की। हमने कहा डायसी अब तो दिल जले वाली बात कर रहा है, ये तेरी दोनों दिल की बातें थी, हमारे दिल ने सुन ली, मतलब इनको तो हमने स्वीकार कर लिया, लेकिन इस थर्ड वाली को हमने भारत के अंदर एंटर नहीं होने दिया। तो आपको पता है थर्ड वाला क्या कह रहा था, है ना। थर्ड वाला ये कह रहा था कि एक्चुअल प्रोटेक्टर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, आपके अधिकारों को सुरक्षित रखने वाला सही मायनों में जो प्रोटेक्टर है, संरक्षक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वो कोर्ट है। अब बेचारे ने बात तो इनडायरेक्टली सही कही थी, लेकिन क्या है कि इसने कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा सा इंफीरियर बता दिया, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों को यह बात स्वीकार थी नहीं, तो उन्होंने बोल दिया गेट आउट। ये जो तीसरी वाली बात है, ये हमने हमारे
कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर स्वीकार नहीं किए। ठीक है, तो प्रीडोमिनेंस ओवर द लीगल स्पिरिट, मतलब कोर्ट ऑफ लॉ एंड नॉट द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आर द अल्टीमेट प्रोटेक्टर ऑफ इंडिविजुअल्स फंडामेंटल राइट। तो ये बात हमने एक्सेप्ट नहीं की। खैर बाकी की दो बातें कर ली, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ और इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, लॉ की अपने आप में क्या सर्वोच्च है और लॉ के समक्ष सब क्या है, समान है। ठीक, अब ये इतना सा है रूल ऑफ लॉ। अब ये रूल ऑफ लॉ अलग अलग जगह पे पाया जाता है, आर्टिकल 14 के अंदर भी पाया जाता है। डाइसी बोलता है कि भाई तुम्हारे संविधान के आर्टिकल 14 को उठा के देख लो, उसके अंदर ये बात हमारे सामने देखने को मिलेगी। ठीक है, नाउ आगे आ जाते हैं यहां पर। सर बट उसमें तो थोड़ा रोल नंबर और सेंटर भी फिल करना, मैं क्लास के बाद इस समस्या का समाधान करूंगा। ठीक है, अभी मैं याद करके आया हूं, फिर मैं भूल जाऊंगा, अच्छा थोड़ा लगेगा तनसुख सर की लाइव क्लास में बेइज्जती हो, है ना, इसीलिए। अब इस रूल ऑफ लॉ के कुछ एक्सेप्शन है, ध्यान से समझना, इस रूल ऑफ लॉ के कुछ एक्सेप्शन है। हर चीज के एक्सेप्शन होते हैं, कोई भी चीज एब्सोल्यूट तो मिली ही नहीं है। क्या एक्सेप्शन होते हैं कि भाई हम एक तरफ तो कहते हैं कि लॉ सुप्रीम है, लेकिन हमारे संविधान के अंदर कुछ जगहें ऐसी हैं जिन्होंने एग्जीक्यूटिव को जरूरत से ज्यादा अधिकार दे दिए हैं, जरूरत से ज्यादा इम्यूनिटी दे दी है। जैसे एग्जांपल के लिए अब आप देखो, एग्जीक्यूटिव की जो डिस्क्रिशनरी पावर है, डिस्क्रिशनरी पावर समझ गए कि वो अपनी इच्छा अनुसार उसको इस्तेमाल करेंगे। आप प्रेसिडेंट साहब की पावर देख लो, हमारा कानून लॉ के तहत किसी व्यक्ति को डेथ सेंटेंस देता है। इस बात को ना थोड़ा प्रैक्टिकली समझना, हमारा कानून किसी इंसान को लॉ के तहत डेथ सेंटेंस देता है, सजाए मौत देता है। अब वो बंदा जाता है, रोते बिलखते है, प्रेसिडेंट साहब माफ कर दो, माफी करा दो, और कई बार राष्ट्रपति महोदय माफी दे देते हैं। अब बेचारा सुप्रीम कोर्ट कोने में बैठा बैठा अकेले देखता है कि मैं इस दुनिया में क्यों हूं, उसका आप समझना, आप सुप्रीम कोर्ट के दर्द को समझना। अब उसने तो लॉ के अनुसार काम किया, लेकिन उस रूल ऑफ लॉ का एक्सेप्शन आ गया यहां पे। तो ये जो आर्टिकल 72 है, आर्टिकल 161 है, आर्टिकल 85, यहां पे पावर दे रखी है कि आपकी जब मर्जी हो आप सत्र को प्रोरोग कर लो, तो यहां पर आ जाएगा सामने। 356 इमरजेंसी वाला मामला, 200 का मामला, तो ये सारे मामले क्या है, एक तरीके से असेंट वाली बात कर रहा हूं 200 के अंदर। तो यहां पर क्या होता है कि एक तरीके से जो एग्जीक्यूटिव को है वो एक्स्ट्रा पावर दे दी गई। अब एक्स्ट्रा पावर दे दी गई तो उसके परिणाम भी भुगतने पड़ता है। अच्छा, ये तो हुआ एक एक्सेप्शन। एक दूसरा एक्सेप्शन कौन सा है, वो है इम्यूनिटी का। आप लोगों ने देखा होगा ये इम्यूनिटी का प्रोविजन कितना आता है। अब आप सीआरपीसी में चले जाओ, कहने को तो भैया इक्वलिटी बिफोर लॉ है ना, तो कोई भी व्यक्ति अपराध करेगा उसके लिए समान तरीके से आपराधिक सिस्टम लागू होना चाहिए। लेकिन सीआरपीसी का सेक्शन 197 एक तरीके से उसको एक्स्ट्रा प्रिविलेज दे रहा है ना, कि जाओ पहले, है ना, लेके आओ, क्या लेके आओ, सैंक्शन लेके आओ, उसके बाद तुम्हारे खिलाफ प्रोसीडिंग करवाई जाएगी वगैरह वगैरह। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर लॉ की इक्वलिटी नहीं दिखाई देती है, यहां पर लॉ की इक्वलिटी नहीं दिखाई देती है। आपको थोड़ा फीलिंग है ना, जैसे मैंने ये 197 की बात बताई, आपको अमिताभ बच्चन की मूवी की फीलिंग आनी चाहिए। जाओ सबसे पहले पूछ के आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिखा दिया कि माय फादर इज अ थिफ। मैंने अंग्रेजी में बोला है, उसका डायलॉग हिंदी में था, है ना। तो अब वही बात यहां पर लागू होती है। तो क्या कहता है कि पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ कार्रवाई करनी है, आपराधिक मामला करना है, तो पहले प्रोसिक्यूशन की सैंक्शन लेके आओ। और जबकि कोई हमारे जैसा, आपके जैसा कोई भोला भाला जीव हो, उसने गलती से अपराध कर दिया, तो चल थाने, कार्रवाई तुरंत स्टार्ट हो जाती। तो इक्वलिटी कहां है, तो ये क्या है, ये एक्सेप्शन है। तो ये जो हम इम्यूनिटी देते हैं, प्रिविलेज देते हैं हमारे मिनिस्टर को, पब्लिक सर्वेंट को, लोकल अथॉरिटी को, तो ये चीज गलत है। ये चीज अपने आप में क्या करती है, रूल ऑफ लॉ का सरेआम उल्लंघन है जो करती है। दो सवाल पूछ रहा हूं, रूल ऑफ लॉ के अंदर 3 बातें आती हैं, समझ में आई, वेरी गुड। हमने सिर्फ 2 बातों को स्वीकार किया है, समझ में आया, वेरी गुड। इसके अपने आप में 2 तरह के एक्सेप्शन हो सकते हैं, कौन कौन से, एक तो डिस्क्रिशनरी पावर और दूसरा इम्यूनिटी। एक तो सब विवेक की जो शक्ति होती है वो, और दूसरा इनको जो विशेष छूट दे रखी है वो। ठीक है, बस यही बात हमको क्या करनी है, एप्लीकेबल है जो करवानी है। अगर आपके किसी कारण से एडमिट कार्ड नहीं आया तो आप टेंशन मत लो यार, दिल बहुत बड़ा है, मैं टेलीग्राम पर वो आपके नोट्स पीडीएफ ऐसे ही शेयर कर दूंगा। वाह, ठोको ताली। अब आ जाओ वापस। तो ये तो रहा आपके रूल ऑफ लॉ का सेगमेंट, ये दूसरा पिलर तैयार हुआ है, ये हमारा दूसरा पिलर तैयार हुआ है। चलो भाई अब बात करते हैं तीसरे पिलर की। तीसरा पिलर है सेपरेशन ऑफ पावर। तीसरा इंपॉर्टेंट पिलर कौन सा है, सेपरेशन ऑफ पावर। इसको कौन कह के गया था, मॉन्टेस्क्यू। मैं आपको है ना आज दर्शन करवाऊंगा किनके, ये जो डायसी हैं, मॉन्टेस्क्यू हैं, इन सब के आपको मैं दर्शन करवाऊंगा। एकदम मस्त दर्शन लाभ लेके जाना।
और इतना अच्छा इनकी तस्वीर है कि रात को सपने में भी आ सकते हैं। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हमारे सामने डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, यानी कि जो भाई आपकी शक्तियां हैं उनका पृथक्करण करना है ना, शक्तियों का पृथक्करण या शक्तियों का विभाजन, जो भी आपको शब्द ठीक लगे वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो इन्होंने कुछ बातें लिखी हुई है, जैसे पहली बात लिखी हुई है कि सेम पर्सन शुड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ मोर देन वन ऑफ 3 ऑर्गन। अब एक बंदा जुडिशरी के अंदर भी है, वही बंदा लेजिस्लेचर के अंदर भी है, वही बंदा आपके एग्जीक्यूटिव के अंदर है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक समय में आप एक ही ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर सकते हो। हमारे रंजन गोगोई साहब जब तक वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे तो क्या वो लेजिस्लेचर का पार्ट बने? नहीं बने। वहां से रिटायर्ड होने के बाद में फिर वो लेजिस्लेचर का पार्ट बन गए। क्यों? क्योंकि सेपरेशन है भैया, पावर का सेपरेशन है। हमारे संविधान का आर्टिकल 50 याद है ना आपको? संविधान का जो आर्टिकल 50 है वो तो बेचारा चिल्ला के कहता थक जाता है। क्या? कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग रखो, है ना। तो यहां पर ये बात आपके आती है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जैसे आपके संविधान के अंदर आपके कुछ आर्टिकल दे रखे हैं, आर्टिकल 121, आर्टिकल 221, 222, 121, 122। अब जब आप इन प्रोविजन को पढ़ते हो या आर्टिकल 50 वगैरह के प्रोविजन को पढ़ते हो तो ये सब क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि भाई पार्लियामेंट में तुम क्या नहीं करोगे, किसी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जज के कंडक्ट के बारे में डिस्कशन नहीं करोगे। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग के बारे में डिस्कशन है जो नहीं हुआ। ये सब क्या है? ये सब मोह माया को हम बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर, कि तुम्हारा मामला इधर, तुम्हारा मामला इधर, तुम्हारा मामला इधर, बराबर। ये बात यहां पर क्या होती है? एप्लीकेबल है जो होती है, और अच्छे तरीके से हमको क्या करनी पड़ती है? समझनी है जो पड़ती है। बस यहीं पे हमारा खेल भी आगे बढ़ता है। ये तीसरा पिलर है, शक्तियों का विभाजन कह दो, इसको शक्तियों का पृथक्करण कह दो, सेपरेशन ऑफ पावर, यानी कि यहां पर हमें क्या करना है? पावर को इस तरीके से डिवाइड है जो करना है, और ये बहुत जरूरी है। ये अपने आप में क्या होता है? बहुत जरूरी है जो होता है। लेकिन इसका एक्सेप्शन मैंने क्लास के शुरुआत में कहा था, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। अब आप नोटिस करो कि भाई कानून बनाने का काम किसका है? तो कानून बनाने का काम हमारे संविधान ने पार्लियामेंट को दिया। मैं आपको थोड़ा सा संविधान के बारे में रिकॉल करवा दूं क्या? नहीं सर हमको आता है। अरे थोड़ा सुन लो यार प्लीज, मैं याद करके आया हूं। चलो ठीक है, देखो क्या होता है हमारे पास P फॉर पार्लियामेंट, ठीक है, J फॉर जुडिशरी और E फॉर एग्जीक्यूटिव। अब हमारे संविधान के अंदर एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल का नाम है 245। इसको हमेशा लिंक विद करना पड़ता है 246 एक्सेट्रा के साथ में, ठीक है। तो अब इनका मेन काम क्या होता है कि भाई ये आर्टिकल बेसिकली इनको पावर देता है लेजिस्लेशन की, कि भाई कानून जो है वो सिर्फ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा और कोई नहीं बनाएगा। अब मुझे बताओ, ये तो हो गया सेपरेशन का सिद्धांत कि भाई हमने पार्लियामेंट को कानून बनाने की पावर दे दी, जुडिशरी को हमने पावर दे दी एडजुडिकेशन की, न्याय निर्णय के संबंध में एडजुडिकेशन की हमने क्या दे दी? उसको पावर है जो दे दी, हिंदी में बोलते हैं न्याय निर्णय, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव को दे दी पावर कि भाई तुम क्या करो, तुम कानून का जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करवाओ, एग्जीक्यूट करो उनको, ठीक है। ये बात हमने एग्जीक्यूटिव को है जो दे दी, बराबर। अब हम क्या करते हैं? हम एक कानून बनाते हैं और उसके तहत इसको पावर देते हैं कि भाई कुछ मामलों के अंदर ये क्या कर सकेगा? कानून है जो बना सकेगा। कौन? एग्जीक्यूटिव। इसको बोलते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, है ना, प्रत्यायोजित विधान, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो अब ये जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, मुझे बताओ क्या ये आपके सेपरेशन ऑफ पावर का जो सिद्धांत है उसका एक्सेप्शन नहीं है? हाँ या ना? तो ये जो मामला है ये क्या करता है? बेसिकली इट इज एक्सेप्शन टू, ये अपवाद है, एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन। कौन सा डॉक्ट्रिन? सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर का जो सिद्धांत है उसका ये अपने आप में क्या एक्सेप्शन है। मैं आपको बताता हूं, जब ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का सिद्धांत आया ना तो एक बंदा खूब रोया बेचारा, मतलब उसने अपनी आंखें सुझा ली। ये देखो, आप देख पा रहे हो इनको, मतलब इसको इतनी तकलीफ हुई दिल से। ये महाशय है, इनका नाम है मॉन्टेस्क्यू। क्या नाम है इनका? मॉन्टेस्क्यू। मेरे को तो इसकी स्पेलिंग याद करने में भी थोड़ा सा 2 मिनट का समय लगा, आप लोग तो यूं याद कर लोगे, आप तो चाचा चौधरी हो, है ना। तो यहां पे मॉन्टेस्क्यू ये वो बंदा था, गाल पिचक गए भाई, गाल पिचक गए। किसके चक्कर में? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की टेंशन करने के चक्कर में।
ही वॉज अ फ्रेंच पॉलिटिकल फिलोसोफर, फ्रेंच का बंदा था। ही एडवोकेटेड रिफॉर्म ऑफ स्लेवरी इन द स्पिरिट ऑफ लॉ। ही इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। तो ये जो थ्योरी थी ये उसका क्या था, मेन प्रिंसिपल सोर्स था। तो आपको क्या लगता है, इसने इसको जन्म दिया और जन्म देने वाले बच्चे को कौन मार रहा है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो इस बंदे को दुख नहीं होगा। तो याद रखना, आज के बाद जब भी आपके माइंड में डेलीगेटेड लेजिस्लेशन आए ना, तो आपको ये दुखी चेहरा सामने आना चाहिए। इसकी आंखें है ना आज भी एकदम बड़ी भावनात्मक तरीके से आपकी आंखों से आई कांटेक्ट मिला के देखो आपको एक फीलिंग आएगा। क्या नाम है इनका, मॉन्टेस्क्यू। अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है ना, हाँ अरे लो, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। ये लो मैं बड़ा कर दिया। अब देखो इसको, इनको ध्यान से देखो। इनकी आंखें कुछ कहती है कि नहीं कहती है, बहुत कुछ कहती है। इनकी आंखें कहती है सेपरेट सेपरेट रहना, सेपरेट सेपरेट रहना, सेपरेशन ऑफ पावर की बात है जो यहां पर करती है। तो इनका नाम था मॉन्टेस्क्यू। कई बार क्या होती है, किसी इंसान की इमेज है ना, जब इमेज हम देखते हैं तो उसके बारे में उसके द्वारा लिखा गया चीज हमारे माइंड में छप जाता है। तो ये है मॉन्टेस्क्यू, मॉन्टेस्क्यू, मॉन्टेस्क्यू। याद हो गया, वेरी गुड। रात को सपने में आएंगे, मेरे को नहीं पता, डरना मत। हनुमान चालीसा पढ़ के सोना, भाई फ्रेंच वाले भूत साहब हो जाएंगे आपके सामने। विद ड्यू रेस्पेक्ट टू डिग्निटी, मैं इनका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन मैं तो सिर्फ इसलिए बात बता रहा हूं ताकि आप इनके बारे में याद कर सकें। हमें तो शाम दाम दंड में चीजें याद करनी चाहिए। अच्छा अब देखो ध्यान से समझ लो। तो मॉन्टेस्क्यू ने सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत दिया था और उसका अपवाद क्या बन रहा है, उसका अपराध है जो बन सकता है आपका डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। अब मैंने 3 बार तो ये बात बोल दी, फिर भी एग्जाम के अंदर आया और आपने गलती कर दी तो भाई तुमको तो पनिशमेंट मिलेगी। फिर वापस आ जाओ मेन मुद्दे पर। तो हमारा मुद्दा कहां पे चल रहा था, हमारा मुद्दा डिस्कशन चल रहा था इस टॉपिक पर कि भाई तीनों का पावर अलग अलग है, इस तरीके से मिक्सअप नहीं करना चाहिए, लेकिन मिक्सअप है जो हो रहा है। अच्छा उसी तरीके से एक और चीज है जिसको लेकर मॉन्टेस्क्यू के दिल में बड़ा दर्द होता है। पूछो क्या, पूछो क्या। एक तो एग्जीक्यूटिव ने उसके सिद्धांत की बैंड बजाई और साथ ही साथ ने एक सिद्धांत होता है जिसको बोलते हैं जज मेड लॉ। सुना है आप लोगों ने, जज मेड लॉ। हमारे जज साहब कहां पीछे रहते हैं, हमारे जज साहब कहां पीछे रहते हैं, जज मेड लॉ। इसने भी बड़ा मॉन्टेस्क्यू के दिल को दुखाया है ना, क्योंकि जज साहब क्या करते हैं, आर्टिकल 141 के तहत इनके पास प्रेसिडेंट की पावर जो होती है, तो इसलिए क्या कर देते हैं, ये अपने आप में नए नए कानून बना सकते हैं। प्रेसिडेंट लॉ, ये याद है कि नहीं याद है आपको, बहुत बढ़िया। तो ये जो आपका डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट है, ये भी एक तरीके से क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर का एक्सेप्शन है, सेपरेशन ऑफ पावर का एक्सेप्शन है। अब आप देखो है ना, थोड़ा पढ़ने के तरीके पे बात करते हैं हम लोग। अगर इस कॉन्सेप्ट को इस तरीके से नहीं समझते तो हम इसको कैसे याद करते हैं कि मॉन्टेस्क्यू ने सेपरेशन ऑफ पावर दिया था, सेपरेशन पावर के तहत लेजिस्लेचर, जुडिशरी और जो एग्जीक्यूटिव उनको अलग अलग पावर है जो असाइन की जाती है। इसके एक्सेप्शन होता है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट और इसके एक्सेप्शन होता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। हम रट्टा मारने का कोशिश करते हैं, इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ नाराज हो जाता है। नाराज मत करो, नाराज मत करो उसको, है ना, जज्बातों से जोड़ के रखो, ठीक है। तो ये आपका डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से पहले का फंडा है। मैं उम्मीद करता हूं कि शायद अब आप लोग सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत को अच्छे से समझ पाए होंगे। सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत आपके आर्टिकल 245 के साथ साथ शेड्यूल 7 से भी कनेक्ट होता है। शेड्यूल 7 में आपको पता है ना, यूनियन लिस्ट को देना, स्टेट लिस्ट को देना, ये सब क्या है, ये सब सेपरेशन ऑफ पावर की तो मतलब हमने लेजिस्लेचर के अंदर भी सेपरेशन कर रखा है। लेजिस्लेचर के अंदर भी हमने स्टेट लेजिस्लेचर को अलग कर रखा है, पार्लियामेंट को अलग कर रखा है। तो ये तैयार हुआ आपका तीसरा पिलर। पहला पिलर कौन था, नेचुरल जस्टिस। दूसरा पिलर कौन था, रूल ऑफ लॉ। तीसरा पिलर कौन है, सेपरेशन ऑफ पावर। ये 3 इंपॉर्टेंट बातें होने के बाद फिर हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन अभी इससे पहले एक चीज और पेंडिंग है और उस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। कभी कभी मेरे को मेरी हिंदी पे बड़ा प्यार आता है, मतलब आई विल ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड द 4th पिलर। देखो पहला हमारे सामने कौन सा आ गया कि भाई नेचुरल जस्टिस, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, आप समझ जाना। दूसरा क्या था, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ। तीसरा हमारे पास क्या आया, सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर की बात है जो यहां पर आती है। अब इसके अलावा क्या होता है, हम कुछ पर्टिकुलर लैटिन मैगजीन को फॉलो करते हैं। क्या करते हैं, लैटिन मैगजीन को फॉलो करते हैं। कुछ हम पर्टिकुलर कुछ डॉक्ट्रिन को फॉलो करते हैं, कुछ पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन को फॉलो करते हैं, और कुछ हम लोग जो है सुप्रीम कोर्ट के जो जुडिशियल डिसीजन होते हैं ना, तो
तो जो जुडिशियल प्रेसिडेंट होते हैं उनको फॉलो करते हैं। तो जो चौथा पिलर है वो थोड़ा मिक्स टाइप का है। चौथा जो पिलर है जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को जन्म देता है वो थोड़ा सा मिक्स टाइप का, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। इसलिए चौथे पिलर को हम लोग पूरी क्लास में धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। हम लोग पूरी क्लास में क्या करेंगे, उसको धीरे धीरे है जो डिस्कस करने वाले हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, ये तो आपको याद हो ही गया। अब आइए मैं आपको लेके चलता हूं आपके एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के मेन फंडे पर। अच्छा, मैं आपको कुछ दिखाना भी तो चाहता था, भूल जाऊंगा बाद में। देखो, आपके सामने जो भी चीजें हैं उनको आप तक लाने के लिए बड़ी मेहनत की है यार, आज तो सच में मेहनत की है ना। अब देखो, यहां पर ये डायग्राम है ना, बहुत ही सोच समझ के डिजाइन किया गया। अगर आपको ये नहीं दिखाई देगा तो मैं इसका कंप्यूटर वर्जन भी आपको बता दूंगा, और आपको जो नोट्स मिलने वाले उसमें तो ये चीज है ही, ठीक है। टू प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम आर्बिट्रेरी एक्ट ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, ये मेन कारण है कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को पिक्चर में क्यों लाए, कि पब्लिक अथॉरिटी पक्षपात रूप से कोई भी एक्ट ना करे, और करे तो उससे लोगों को प्रोटेक्ट करना। ये हमारा मेन मोटो था, मेन पर्पस था, जिसलिए हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को लेकर आए। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या करता है, बेसिकली इफेक्टिव करता है। किसको इफेक्टिव करता है? दो चीजों को। हो ये कभी कभी है ना, एकदम ऐसे अचानक जुकाम का माहौल बनता है, फिर धीरे 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 कभी आता है, कभी रुक जाता है, बड़ा खतरनाक होता है। नहीं, तुम लोग मेरे दर्द को समझ पा रहे हो? नहीं समझोगे। चलो, अब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या करता है, दो चीजों को इफेक्टिव करता है। दो चीजों को इफेक्टिव करता है। पहली चीज कौन सी होती है कि स्टेट का जो फंक्शनिंग है, स्टेट की जो फंक्शन को परफॉर्म करने का सिस्टम है, उसको क्या करना, इफेक्टिव करना। पहला पॉइंट। दूसरा, ये जो आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसको इफेक्टिव करना। ये दोनों पर्पस मैंने आपको शुरुआत के अंदर ही बता दिया था। अब समझिए, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है ना, वो हमको 1, 2 और 3 बातें बताता है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जब कभी भी हम पढ़ें, हमें ध्यान रखना है कि हमको क्या करना है, 3 बातों को अच्छे तरीके से डील है जो करना होता है। आइए जरा उन 3 बातों को समझते हैं। अगर ये 3 बातें आपने समझ ली ना, पक्का मैं 1 किलो गुलाब जामुन मेरी तरफ से आपको दिखा के मैं खा जाऊंगा। अरे मैं कर दूंगा रूबी चौधरी जी, सर पीडीएफ दो, कितना दहेज मांगोगे, मैं दे दूंगा। मैंने क्लास में आप लेट आए हो, ठीक है। प्रोफाइल पिक तो आपने एकदम वीणा वाली लगा रखी है? धैर्य नहीं रख रहे हो। समझना, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होता है ये 3 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ता है। पहला हिस्सा होता है जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चर। शुद्ध हिंदी में इसका मतलब होता है संरचना। क्या होता है? संरचना, ठीक है। यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की क्या है, सबसे ऊपर कौन है, उसके नीचे कौन है, उसके नीचे कौन है। क्योंकि अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को समझना है तो पहले आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की को समझना पड़ेगा। हमारा एग्जीक्यूटिव हेड कौन है यूनियन का? प्रेसिडेंट, ठीक है। स्टेट का कौन है? गवर्नर। तो इस तरीके से क्या होता है, पूरा का पूरा एक चैनल बना हुआ है। पूरा का पूरा क्या बना हुआ है? एक चैनल बना हुआ है। इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर पहला जो पार्ट होता है वो होता है स्ट्रक्चर, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। इसका मतलब कहता है भाई हु इज एक्टिंग, बेसिकली कौन जो है वो परफॉर्म कर रहा है। तो जो भी अथॉरिटी है, जो भी इंस्टीट्यूशन है, या जो भी आपके सरकारी एजेंसियां हैं, वो सब इसके अंदर आ जाती है। पहले इसको आइडेंटिफाई करना। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको तो जानकारी होगी कि ये लोग कौन कौन होंगे। हमारे संविधान के अंदर जहां जहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट दे रखी है, या कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन दे रखे हैं, या फिर जो कानून बनाए गए हैं उसके तहत हमने जो अलग अलग स्टेट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन बना रखे हैं, जिसमें आपके ट्रिब्यूनल वगैरह भी शामिल है। जैसे हमारे संविधान में 323A के तहत एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होती है, 323B के तहत अलग अलग तरह की ट्रिब्यूनल्स हो सकती है, टैक्स ट्रिब्यूनल हो सकती है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हो सकती है ना, आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के संबंध में ट्रिब्यूनल हो सकती है, कंपनी लॉ, नेशनल कंपनी लॉ की ट्रिब्यूनल हो सकती है। तो ये सब ट्रिब्यूनल का सिस्टम जो है ना, वो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन का ही पार्ट है। क्या इनको हम प्योरली जुडिशियल सिस्टम कह सकते हैं? क्या नहीं, ये क्या होता है, ये प्योरली जुडिशियल है जो नहीं होता है। ओके, अच्छा, दूसरा होता है सब्सटेंटिव। यहां पर बात आती है बेसिकली राइट्स की, कि भाई ये लोग सिटीजन के राइट्स को किस तरीके से डील है जो कर रहे हैं, है ना। सब्सटेंटिव का मतलब आप समझते हो ना, सारवान। सब्सटेंटिव लॉ जो राइट्स और लायबिलिटी के बारे में बात करें
तो जो सिटीजन्स के जो राइट्स हैं, उनके जो लायबिलिटीज हैं, राइट्स हैं, उनके जो ऑब्लिगेशंस हैं, उनके संबंध में ये लोग कैसे डील कर रहे हैं, ये होता है सब्सटेंटिव एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट। ठीक। तीसरा पार्ट होता है प्रोसीजरल। अब पहला पार्ट क्या था कि कौन करेगा, दूसरा पार्ट किसके बारे में करेगा, और तीसरा पार्ट कैसे करेगा। मैं लिख लूं इसको हिंदी में। पहला वर्ड है कौन, दूसरा किस संबंध में, तीसरा हाउ कैसे। तो तीसरा पार्ट होता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का, जिसको अपन बोलते हैं प्रोसीजरल सेगमेंट। नींद आ रही है, नींद आ रही है तुमको, हद नहीं होती है। एक गिलास पानी लो, फटाफट अपने ऊपर गिरा दो। देखो ये प्रशासनिक विधि है। अगर आपको कुछ किला जीतना है तो थोड़ा अंदर कूद के चीजों को समझना पड़ेगा। अटेंशन रखो, पीछे से कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, उधर ध्यान नहीं रखना है। हमको नंबर लाना है। क्या लाना है? नंबर लाना है बस। तो कौन करेगा, किस संबंध में करेगा और कैसे करेगा, ये तीनों चीजें मिलके क्या बनती है? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का एक बेस बनती है। बराबर याद रखना, यानी कि स्ट्रक्चरल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, सब्सटेंटिव एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और प्रोसीजरल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन के ये तीन हिस्से हैं जो वहां पर क्या है? बनते हैं। अब मजेदार बात बताता हूं तुमको, मतलब अभी ना तुम्हारे लिए मैंने क्लाइमेक्स तो लास्ट में रखा है, क्लाइमेक्स जो है वो लास्ट में रखा है। एक बात आती है जो मैं शायद आपको बता भी चुका हूं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आता कहां से है ना, आता कहां से। तो चार जगह याद रख लेना, एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। नंबर 1, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का ओरिजिन होता है आपके कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से। दूसरा स्टैट्यूटरी लॉ से, यानी कि जो वैधानिक कानून बनाए गए हैं उनसे। तीसरा ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश से, और चौथा कौन सा है? जुडिशियल प्रेसिडेंट। तो ये चार चीजें होती है। क्या? ये चार चीजें होती है जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का सोर्स बनती है। एग्जाम में सवाल आएगा, विनोद सुन ले अच्छे से, एग्जाम में सवाल आएगा, व्हाट आर द सोर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। क्या लिखोगे फिर? कॉन्स्टिट्यूशन, स्टैट्यूटरी लॉ, फिर ऑर्डिनेंस, फिर जुडिशियल प्रेसिडेंट। ये चार चीजें मिलके क्या करती हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को डेराइव्ड करती है। ठीक, नाउ अब समझिएगा, अगला पॉइंट पे आ जाते हैं अपन। ठीक है, तो यहां पर इसी बात को मैंने आपके सामने इस तरीके से, ये देखो मेहनत पूरी की है भाई, ये देखिए, ये इसी चीज को मैं आपके लिए कंप्यूटराइज टाइप करवा के भी लाया था, लेकिन एक जो हाथ से लिखी हुई चीज है उसको समझाने का और एक जो कंप्यूटराइज चीज समझाने का मजा ये कुछ और होता है ना। ये मजा है ना, ये अलग ही लेवल का होता है। बताओ भाई, आप मुझे बताओ, मेरे हैंड रिटन नोट्स अच्छे हैं या कंप्यूटराइज नोट अच्छे हैं? सच्ची सच्ची बताना, ठीक है। और आप चाहो तो मेरी हैंड राइटिंग की तारीफ भी कर सकते हो। अब मैं आपको लेके आता हूं, अब समझ लो, अब आप लोगों ने बैकग्राउंड क्लियर कर दिया। तो अभी तक जो हमने समझा है ना, वो हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले ली। कहां कहां से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आता है हम लोगों ने ये समझ लिया, है ना। जो अलग अलग तरह के ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होती है, उनके बारे में हमने ऑब्जर्वेशन ले लिया। देखो, हैंड वाले अच्छे समझ में आते हैं ना, शाबाश। हैंड राइटिंग के ना, वेरी गुड वेरी गुड। अरे बस करो, अब इतनी इससे ज्यादा तारीफ करोगे तो फिर मैं फूला नहीं समाऊंगा। बस 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 बस, थैंक यू सो मच। नाउ अब समझिएगा, तो अब आप अभी तक आप लोगों ने जो जाना है वो बैकग्राउंड था कि बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का सिस्टम किस तरीके से वर्क करता। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, और वो बात ये है कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन चलाने वाले लोग कौन कौन है। अगर आपसे कोई पूछे तो भाई एडमिनिस्ट्रेशन कौन चलाता है, तो आप आंसर दे पाओगे? अगर आंसर नहीं दे पा रहे हो तो मैं आपको तरीका बता देता हूं। तरीका यह है कि आप हर संवैधानिक पद को उठा के एक लिस्ट बना दो, हर संवैधानिक इंस्टीट्यूशन की एक लिस्ट बना दो, हर स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन की एक लिस्ट बना लो। तो वो जो लिस्ट है ना, वो बेसिकली क्या है? वो बेसिकली आपके लिए एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है। अगर आप ये कहते हो कि साहब जज एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, तो ये कहना गलत है, जज नहीं है। अगर आप ये कहते हो कि साहब वो जो संसद है वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, तो ये भी कहना गलत है। हम जब भी एडमिनिस्ट्रेटिव की बात करते हैं तो ऐसा लॉ जो एग्जीक्यूटिव को गवर्न करे, तो जो कुछ भी आपके एग्जीक्यूटिव से कनेक्टेड है वो आपका एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से इनफैक्ट कनेक्ट है, जो होता है। ओके, हाँ जी, अब आते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पे। अब मैं आप लोगों को है ना कुछ लोगों से मिलवाता हूं, कुछ अच्छे अच्छे लोग हैं जो बहुत बड़ा अच्छा काम करके गए। सबसे पहले नाम है इनका अल्बर्ट वैन। बहुत ही सुंदर सुशील प्राणी, एकदम जेंटलमैन टाइप के, है ना।
इन्होंने क्या क्या किया था, ये एक ब्रिटिश जूरिस्ट है एंड कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरिस्ट है। अकॉर्डिंग टू डाइसी, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज दैट पोर्शन ऑफ नेशंस लीगल सिस्टम which determine the legal status and liability of all state official। तो यहां पर डाइसी की बात, ये इनका पूरा नाम देखो है ना, अल्बर्ट वैन डाइसी इनका पूरा नाम है, यही है ना। एक मिनट रुको, मैं क्रॉस चेक करता हूं, मैं नहीं चाहता कि आपके सपनों में गलत भूत आ जाए, सॉरी मतलब गलत इंसान आ जाए, इसीलिए। तो एवी डाइसी इन्हीं का पूरा, इनको शॉर्ट में डाइसी बोलते हैं ना अपन। मैं सारी पिक्चर्स देख लेता हूं क्योंकि मेरे को पिक्चर्स याद रह जाती है। हाँ वही थे, इन्हीं का नाम था डाइसी, इन्हीं का नाम क्या था, एवी डाइसी। और यही वो बंदा है जिसने क्या दिया था, रूल ऑफ लॉ दिया था। तो इनका पूरा नाम क्या है, एल्बर्ट वैन डाइसी, DIECY। अब आप लोग है ना खाली डाइसी डाइसी याद रखते हो, मेरी तरह से पूरा याद रखो। अच्छा एक मजेदार बात बताऊं मैं आपको, कई बार आप लोगों को एग्जाम के अंदर ना परिभाषाएं पूछ ली जाती है, आपको 4 लाइनें दे देंगे, बताओ ये किसने कहा था। जैसे अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भाई एक क्लास खल्लास यूट्यूब पे कौन कराता, तो आप नाम बोलोगे, सॉरी गलत एग्जांपल दे दिया, हटाओ इसको। अगर आपको मान लीजिए कोई भी बात कह दी जाए कि भाई आर्टिकल 32 हमारे संविधान की आत्मा है वगैरह वगैरह, तो आपको नीचे पूछा जा सकता है ना कि बताओ ये किसने कहा था। तो ठीक उसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर ये जो अलग अलग पर्सन है ना, ये जो अलग अलग पर्सन है, इनके बारे में इनकी डेफिनेशन को आपको समझना पड़ेगा। अब देखो एवी डाइसी साहब ने क्या कहा। अच्छा एग्जाम में कई बार हमारी बैंड बच जाती है, हम याद करके जाते हैं डाइसी डाइसी डाइसी, और एग्जाम में ऑप्शन आ जाता है एल्बर्ट वैन। ये भी कई बार ट्रेजेडी हो जाती है, और ये ट्रेजेडी तो भाई साहब इतनी खतरनाक होती है कि पूछो मत, आंख से आंसू निकल आते हैं, है ना। जब पेपर खत्म होने के बाद देखते हैं ना कि अरे यार इस डाइसी का ही पूरा नाम एल्बर्ट वैन था। तो एवी डाइसी, अल्बर्ट वैन डाइसी, ये इसका नाम था। एकदम मूंछों वाले बाबा जी, ये आंखों से लुक मारते हैं मस्त वाला, ठीक है, सामने कोई भी एकदम इंप्रेस हो जाए। तो एवी डाइसी जी जिन्होंने रूल ऑफ लॉ दिया था, जिन्होंने क्या दिया था, रूल ऑफ लॉ, जिसको हम पढ़ के आए ना। रूल ऑफ लॉ में 3 बातें थी, लॉ सुप्रीम होता है, लॉ की नजरों में सब बराबर होते हैं, है ना। और तीसरा जिसको हमने एक्सेप्ट किया नहीं था, और वो क्या था कि भाई अगर मान लीजिए राइट्स के प्रोटेक्टर की बात की जाए तो जुडिशरी ज्यादा बड़ा प्रोटेक्टर रेदर देन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हाँ जी, रात को सपनों में आ जाएंगे इनको टिकटॉकर बोलना मत अंकिता जी, आई बात समझ में, इनका खतरनाक वर्चस्व है आज की तारीख में। तो यहां पर क्या था, इन्होंने क्या बोला कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज दैट पोर्शन ऑफ अ नेशंस लीगल सिस्टम विच डिटरमाइन द लीगल स्टेटस एंड लायबिलिटी ऑफ ऑल स्टेट ऑफिशियल। मतलब जितने भी स्टेट के ऑफिसर हैं, तो उन स्टेट के ऑफिसर्स का लीगल स्टेटस क्या है और उनकी लीगल लायबिलिटी क्या है। तो किसी भी राष्ट्र के अंदर ऐसा लीगल सिस्टम जो क्या करे, डिटरमाइन करे कि उसके स्टेट ऑफिशियल का लीगल स्टेटस क्या है, उनकी लायबिलिटी क्या है, उसको हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को अपने अंदाज में क्या किया था, समझाया था, है ना। इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को अपने अंदाज में समझाया था। सर आप है ना ऐसे ही हंसी मजाक मत करो, आप सीधे सीधे पढ़ाओ। अरे सीधे सीधे तुम कॉलेज में पढ़ के आए हो भाई, सीधे सीधे तो कॉलेज में पढ़ के आए हो, याद रहा क्या, नहीं ना, इसलिए मुझे मेरे तरीके से याद करवाने दो, है ना, समझा करो। कई बार क्या होता है, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं उसके अंदर तड़का लगाना पड़ता है, ठीक है। तो ये थे हमारे एल्बर्ट वैन डाइसी साहब, जिन्होंने क्या बोला, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक ऐसा राष्ट्रीय लीगल सिस्टम है जो ये डिसाइड करता है कि जो स्टेट के ऑफिसर है उनका लीगल स्टेटस क्या और लीगल लायबिलिटी क्या। चलो, और इन्होंने क्या प्रोपाउंड किया था, द प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ, और वो 3 पिलर्स पे काम करता है, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ और जज मेड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जज सुपीरियर है और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंफीरियर है। जहां पर फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने की बात आती है, तो जहां पर फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात आए तो आज की बात इनको भूलना मत, ठीक है। अगर भूले तो मैं क्या करूंगा बताएं। इनका नाम क्या है, एल्बर्ट वैन डाइसी, इनका नाम है अल्बर्ट वैन डाइसी। गौर से देखो इनको, ठीक है, इनको गौर से देखो और हो सके तो कभी भूलना मत, ठीक है। इनकी आंखों में आपके लिए प्यार नजर आ रहा है और ये चाहते हैं कि आपके एग्जाम के अंदर नंबर अच्छे से आए, एग्जाम के अंदर नंबर अच्छे से आए। इनका नाम है क्या, एल्बर्ट वैनी डाइसी, रूल ऑफ लॉ को जन्म देने वाले। तालियां बजाओ इनके लिए। ओके चले आगे बढ़ते हैं यहां पर। तो ये तो बात होगी अल्बर्ट वैनी डाइसी की।
अब मैं आपको और आगे लेके चलता हूं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहां पर और भी ऐसे 2-3 किरदार आने वाले जो बड़े मस्त हैं। देखो अभी तक हमने 2 किरदारों को जाना है, 2 किरदारों को जाना है। बताओ 2 किरदार कौन कौन से हैं? रजनीगंधा खाता है, तुम्हारा भला हो, हद नहीं होगी है। रजनीगंधा खाता है, ये है ना, ये पकड़ के तुमको धोएंगे अच्छे तरीके से निरमा सर्फ साबुन के साथ में। रजनीगंधा खाते हैं। सॉरी डाइसी साहब, मैं माफी मांगता हूं। आगे बढ़ते हैं अपन। यहां पे अगला हमारे जो बंदे हैं वो है सर केनेथ। सर केनेथ ने, ये एक ऑस्ट्रेलिया के एकेडमिक है। एक काम करते हैं, एक एक करके चलते हैं, सभी के फोटो एक साथ आएंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। अभी तक हमने एक तो अल्बर्ट वैन को समझा है, और अल्बर्ट वैन के साथ में हमने एक और फोटो को ऑब्जर्व किया था जहां पर वो पिचक गए थे। कौन पिचक गए थे? मतलब जिन्होंने सेपरेशन ऑफ लॉ का सिद्धांत दिया था, मॉन्टेस्क्यू। तो अभी तक आप लोगों ने डाइसी के बारे में और मॉन्टेस्क्यू के बारे में जाना है ना। मॉन्टेस्क्यू कौन थे? दुबले पतले, गाल पिचक गए उनके, है ना। सेपरेशन ऑफ लॉ का सिद्धांत दिया। क्यों गाल पिचक गए? क्योंकि उसके एक्सेप्शन खूब आ रहे थे, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, जज मेड लॉ वगैरह वगैरह। और दूसरे कौन से थे? दूसरे ये हैंडसम पर्सन, क्या नाम है इनका? एवी डाइसी, ठीक है, जिन्होंने रूल ऑफ लॉ का सिद्धांत दिया। अब ये परिभाषा याद कर लेना, ये परिभाषा एग्जाम के अंदर आती है। एग्जाम में इतने खतरनाक है, आपको एज इट इज 3 लाइनें लिख देंगे और बोलेंगे बताओ ये किसने कहा। अब आप वहां पे बोलोगे हमको नहीं पता, तो नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। नाउ अब मूव ऑन करते हैं। हम ऐसे ऐसे करते करते ना सभी से इंट्रोडक्शन लेंगे। अभी तो सिर्फ 2 से इंट्रोडक्शन हुआ है। मॉन्टेस्क्यू, पतला दुबला इंसान जो हमें ऐसा लगता है गाल वाल पिचक गए, और दूसरा ये पर्सन है ना, मॉन्टेस्क्यू तो हो गया। अब मैं आपको लेके चलता हूं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम लोगों ने बात की कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी होती है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी होती है, प्रशासनिक, जिनके अलग अलग कामकाज होता है। तो बेसिकली ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी है ना, इनके बारे में मैं आपको एक स्पेशल बात बताता हूं, ध्यान से सुनना। एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी के बारे में ये पॉइंट आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना जरूरी है। हाँ जी, इसके लिए आपको मैं, प्रशासनिक एजेंसियां कौन कौन, अल्टीमेटली हम लोग क्या करते हैं, डायसी साहब ने क्या कहा कि डिटर्मिनेशन ऑफ द लीगल स्टेटस एंड द लायबिलिटी ऑफ द स्टेट ऑफिशियल। स्टेट ऑफिशियल मतलब स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी, तो उनके लीगल स्टेटस को हम लोग क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। अब ध्यान से देखिए, यहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी के अंदर इनके 3 फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन होता है जिसको बोलते हैं रूल मेकिंग, ये दोनों मिक्स हो गए, रूल मेकिंग फंक्शन, ये पहला फंक्शन जो ये रूल बनाने का काम करते हैं, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा इन्फोर्समेंट, इन्फोर्समेंट फंक्शन, यहां पे क्या करते हैं, प्रवर्तनीय करवाना। इन्फोर्स करने का मतलब है प्रवर्तनीय करवाना, ठीक है, तो इन्फोर्स करवाने वाला काम यहां पे मामला। और तीसरा है एडजुडिकेटिंग, एडजुडिकेटिंग मतलब न्याय निर्णय करना। एक्चुअल में क्या था कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी है ना, हमारा संविधान तो इनको मेनली यही काम देता है कि भाई तुम जो है कानून को इन्फोर्स करवाओ, लेकिन इन्होंने रूल बनाने का काम भी अपने पास ले लिया है, रूल बनाने का काम भी अपने पास ले लिया है। और कई बार कुछ मुद्दों के अंदर ये क्या करते हैं, मामले को डिसाइड भी करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा ना रेवेन्यू कोर्ट, नाम सुना है रेवेन्यू कोर्ट। ये रेवेन्यू कोर्ट क्या है, कभी सोच के देखो। तो रेवेन्यू कोर्ट इज नथिंग बट द एडजुडिकेटरी कोर्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव्स। यस और नो? जो एग्जीक्यूटिव का जो आप एडजुडिकेटरी रोल है वो लोग रेवेन्यू कोर्ट से डिसाइड है। भाई रेवेन्यू का कोई भी डिस्प्यूट है, आप रेवेन्यू कोर्ट में जाओ, वो सॉर्ट आउट करेंगे। रेवेन्यू कोर्ट में कोई जज थोड़ा ना बैठता है ना। आप बिहार जुडिशरी की तैयारी करो, किसी भी स्टेट जुडिशरी की तैयारी करो, तो वो जज थोड़ा ना बैठते हैं। तो ये 3 काम होते हैं, इन तीनों काम को क्या करना, अच्छे तरीके से याद रखना। एक बात मेरे को कहनी थी, शायद मैं मिस कर रहा हूं, मैं आप लोगों के लिए अलग से उसको लिख के लाया था। एक इंपॉर्टेंट बात था यहां पे, चलो याद आ रहा है मेरे को, याद आ गया। आप एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी को 3 हिस्से कह सकते हैं। एक तो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन टाइप करो, जहां पे एडजुडिकेशन वाला, एक आपके लेजिस्लेटिव रोल, और एक होता है प्योर एडमिनिस्ट्रेटिव। मुझे बताओ इन तीनों में से प्योर एडमिनिस्ट्रेटिव कौन है? इन तीनों में से प्योर एडमिनिस्ट्रेटिव काम कौन कर रहा है? दिस वन। इसको अपन क्या बोलते हैं? प्योर एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी। ये जो एजेंसी वो प्योरली क्या करती है, अपना मेन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है जो परफॉर्म करती है। अच्छा, एक थ्योरेटिकल बात है, बताऊंगा नहीं, सिर्फ सुनाऊंगा। कुछ सिद्धांत होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर फॉलो करने होते हैं। फॉलो करने का मतलब हमारा अल्टीमेटली पर्पज जो है उन्हीं के साथ क्या होता है, कनेक्ट है जो होता है, उन्हीं के साथ कनेक्ट है जो होता है, ठीक है। अब यहां पर हमको क्या करना है, 5 बातों का विशेष ध्यान रखना है। जैसे
एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का पहला प्रिंसिपल होता है लेजिटिमेसी। जो भी आप काम करोगे वो कानूनी दायरे में रह के करना है। क्या करना है? कानूनी दायरे में रह के करना है, यानी इसको बोलते हैं अपन लीगलिटी। पहला पॉइंट कौन सा आ जाएगा? अगर प्रिंसिपल की बात करें कौन कौन सी सिद्धांत इसके लिए जरूरी है, तो पहला पॉइंट आपके आ जाता है लीगलिटी। दूसरा पॉइंट है कि आप इसमें मानवता को भी ध्यान में रखोगे, ह्यूमनिज्म, मानवता को भी क्या करोगे? ध्यान में रखोगे। तीसरा इसके अंदर एक पॉइंट आता है जस्टिस। जस्टिस यानी कि न्याय अल्टीमेटली होना चाहिए। तो जब भी हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ वर्क करता है ना, तो वो इन सारी बातों को क्या करता है? ध्यान है जो करता है ना, अच्छे तरीके से डील है जो करता है। सर व्हाट अबाउट टुडेज सीपीसी क्लास, सर प्लीज रिप्लाई मी। तुम्हारा भला हो, ये कराओ तो ये नहीं, ये कराओ तो ये नहीं, बेचारे कहां जाए? सीपीसी के बारे में खूब सारा मटेरियल पढ़ा है स्वर शाह जी, ठीक है। इसलिए आज प्रशासनिक विधि करवाना है। डेमोक्रेसी यानी कि प्रजातंत्र को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अल्टीमेटली आपका वर्किंग जो है ना, एक एडमिनिस्ट्रेटर का अल्टीमेटली वर्किंग क्या होना चाहिए? वेलफेयर ऑफ द पीपल। क्या होता है? वेलफेयर ऑफ द पीपल है जो होता है, ठीक है। वो पॉइंट हमें क्या करना, ध्यान है जो रखना होता है। इसके अलावा इक्विलिटी, इक्विलिटी का मतलब क्या है? समानता का सिद्धांत हमें ध्यान में रखना है। समानता के सिद्धांत को हमें फॉलो है जो करना होता है, ठीक है। इसके अलावा इनएविटेबिलिटी ऑफ द पनिशमेंट फॉर द गिल्ट। अब ये क्या है? देखो, जो अगर बंदा गलती करता है तो उसके लिए क्या होनी चाहिए? पनिशमेंट होनी चाहिए। तो यहां पर आपके दंड का बात भी जो यहां पर क्या कर रखा है? मेंशन है जो कर रखा है। अब ये जो मैंने आपको 1 2 3 4 5 6 पॉइंट बताया ना, ये क्या है? बेसिकली सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर क्या करने पड़ते हैं? फॉलो है जो करने पड़ते हैं। याद रहे तो ठीक है, नहीं तो ऐसे सवालों के आंसर तो आप लॉजिक से भी लगा लोगे। इतना मुझे तुम्हारे दिमाग पे भरोसा है, लिख के ले लो मेरे से एफिडेविट पे। मैं मान के चल रहा हूं कि तुम्हारा मस्तिष्क है ना इस मामले में तो बहुत आगे चल रहा होगा। अच्छा, अब इससे पहले कि मैं आपको ये लैटिन मैगजीन सिखाऊं, उससे पहले मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहता हूं। और जरूरी बात यह है कि हम लोगों ने अभी तक डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के सिद्धांत को पढ़ा। देखो, हो सकता है आपको ये दिखाई ना दे, लेकिन जो आपको नोट्स मिलेंगे उसमें सब मिल जाएगा। अब अगले 5 मिनट में मैं जो बात आपको कह रहा हूं, और अगर तुमने नहीं सुनी, एग्जाम में नंबर घटेगा, ठीक है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, प्रत्यायोजित जो है विधान, इसको बोलते हैं। अभी तक हमने ये समझ लिया कि भाई इसके तहत क्या होता है कि जो लेजिस्लेचर है वो एग्जीक्यूटिव को पावर देता है कि भाई तुम कानून बना लो। लेकिन इस डेलीगेटिव लेजिस्लेशन के संबंध में तुमको 3 बातें जाननी पड़ेगी, और अगर ये तुमने 3 बातें अच्छे से नहीं ऑब्जर्व की ना, तो वो 3 बातें तुम्हारा नुकसान कर सकती है। पहली बात, नंबर 1, जो आपका डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होता है ना, वो कभी भी रेट्रोस्पेक्टिव पावर नहीं देता है, याद रखना। देखो, कहते हैं ना कि एक कौन सी कहावत है कि बिल्ली सब कुछ सिखा देती है शेर को, किसको सिखाती है, लेकिन पेड़ पे चढ़ना नहीं सिखाती। वो तुम लोगों ने पता है कि नहीं, सुना है कि नहीं सुना? नहीं सुना तो फिर तुम क्या सुनते हो? हैं? खाली बस वही सुनते रहते हो, हनी सिंह के गाने, यो यो हनी सिंह। खैर चलो, जो भी है, अब सुनो मेरी बात। तो क्या होता है कि मेन कानून पार्लियामेंट बनाती है। पार्लियामेंट किसी कानून को रेट्रोस्पेक्टिव, भूतलक्षी प्रभाव दे सकते हैं। लेकिन अगर पार्लियामेंट ने किसी एग्जीक्यूटिव को कानून डेलीगेट कर रखा है कि भाई चलो कोई बात नहीं, तुम कानून बना लो। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आपके शहर में म्युनिसिपैलिटी है, नगर पालिका वगैरह है ना, तो वो क्या करती है? वो इंस्ट्रूमेंट या बायलॉज बनाती है। म्युनिसिपैलिटी के बायलॉज बनते हैं, ठीक है। उन बायलॉज के अंदर वो क्या कर सकती है? अलग अलग नियम है जो बता सकती है, अलग अलग क्या कर सकते हैं? नियम है जो बना सकती है। लेकिन क्या वो किसी भी कानून का रेट्रोस्पेक्टिव प्रभाव डाल सकती है? क्या नहीं डाल सकती। एग्जाम में याद रखना, ये एग्जाम के अंदर याद रखना कि वो क्या नहीं कर सकते? रेट्रोस्पेक्टिव प्रभाव है जो नहीं डाल सकते। पहला पॉइंट। दूसरा, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के नुकसान क्या है, तो ध्यान से सुन लो। एक नुकसान तो आपने देख ही लिया होगा, जब हमने मॉन्टेस्क्यू साहब को देखा था तो वो कितने दुखी मन से हुए थे। तो सेपरेशन ऑफ पावर को क्या करती है? ये इंपीच करता है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है आपके सेपरेशन ऑफ पावर को क्या करता है? इंपीच करता है, उसका हनन करता है। और दूसरा ये कि वहां पर है ना मिसयूज की संभावनाएं बढ़ सकती है। क्या हो सकता है? मिसयूज की यानी कि जो आपको पावर दी गई है आप उसका क्या कर सकते हो? गलत इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने सबसे पहले ही ऑल्टन की आपको एक बात बताई थी कि पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली, है ना। तो वो क्यों बात है यहां पर? मिसयूज की चांसेस ऑफ मिसयूज ऑफ एग्जीक्यूटिव वो है बढ़ जाता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात सुनो कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के अंदर भी एक अच्छी चीज होती है
कहते हैं ना कि भाई पार्लियामेंट सब कुछ अपने हाथ सरेंडर नहीं करती, तो वो कुछ न कुछ कंट्रोल रखती है। तो किस तरीके से आप डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पे कंट्रोल रख सकते हो? एग्जाम का सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द कंट्रोल ओवर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ये सवाल आएगा। ठीक है, फिर मेरी बात को याद करोगे, इसलिए अभी सुन लो क्या क्या लिखा हुआ है। पहला कंट्रोल होता है प्रोसीजरल कंट्रोल। प्रोसीजरल कंट्रोल मतलब कि भाई कानून बनाने दो, अल्टीमेटली जब स्वीकृति की बात आएगी तो गवर्नर के साथ बात भेजना पड़ेगा, पहला पॉइंट। पार्लियामेंट्री कंट्रोल, पार्लियामेंट अपने तरीके से रूल्स रेगुलेशन के अंदर चेंजेस करके कंट्रोल कर सकती है। और तीसरा होता है जुडिशियल कंट्रोल। अब जुडिशियल कंट्रोल होता है दो तरीके का। मुझे एक बात बताओ, पार्लियामेंट अगर गड़बड़ी करती है, पार्लियामेंट अगर गड़बड़ी करती है तो सुप्रीम कोर्ट रोकता है कि नहीं रोकता है? रोकता है। जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन, आर्टिकल 13 रोक सकता है। तो जब जुडिशरी पार्लियामेंट के कानून को अल्ट्रा वायरस होने पे या वॉयलेशन होने पे रोक सकती है, तो एग्जीक्यूटिव के कानून को नहीं रोक सकती। अगर साधारण शब्दों में बात करूं तो जब हमारा जुडिशरी जो है वो पप्पा के कानून को रोक सकता है, तो कि बेटे के कानून को नहीं रोक सकता। पप्पा कौन? पार्लियामेंट। बेटा कौन? एग्जीक्यूटिव, है ना। तो जब पार्लियामेंट के कानून को हम रोक सकते हैं, तो जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मामला है उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो तीन तरीके के आपके पास कंट्रोल होंगे। पहला कंट्रोल कौन कौन सा हो गया? प्रोसीजरल कंट्रोल, दूसरा पार्लियामेंट्री कंट्रोल, तीसरा जुडिशरी कंट्रोल। ये तीन कंट्रोल है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पर। और जब इन तीन कंट्रोल को मैंने मॉन्टेस्क्यू साहब को बताया तो मॉन्टेस्क्यू साहब मुस्कुरा दिए, खुश हो गए कि हां अब मेरी आत्मा को शांति मिल रही है। नाउ तो जुडिशरी का कंट्रोल दो तरीके से, अल्ट्रा वायरस कानून को सीधा खत्म करना, और दूसरा होता है रिट के माध्यम से। रिट की बातें हम लोग समझेंगे क्लास के एंड में। आगे बढ़ते हैं यहां पर। अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये पार्ट आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम के अंदर जब जब आया इसने स्टूडेंट का नंबर खाया। ठीक है, ये ऐसा पॉइंट है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के संबंध में एक लिस्ट बनी हुई है। हर मुद्दे पर कानून को डेलीगेट नहीं किया जा सकता, हर मुद्दे पे नहीं किया जा सकता। क्या ऐसा हो सकता है कि हम क्या करें कि भाई सेक्सुअल हैरेसमेंट पे नया कानून बनाना है तो हम म्युनिसिपैलिटी को पावर डेलीगेट कर दें कि भाई तुम सेक्सुअल हैरेसमेंट पे कानून बना दो? क्या ऐसा आपको लॉजिकल लग रहा है? नहीं हो सकता। तो ठीक उसी तरीके से कुछ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन परमिशिबल होते हैं, अलाउ होते हैं, इजाजत है उनके लिए, और कुछ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन परमिशिबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको अभी जो उसकी लिस्ट बताने जा रहा हूं। ठीक, आइए जरा समझते हैं। तो कौन कौन से आपके जो लेजिस्लेशन होते हैं परमिशिबल होते हैं। तो देखो, अगर आप मान लीजिए डिटेल सप्लाई करने के संबंध में कोई प्रोविजन बायलॉज बनाना चाहते हो, बना दो। आप किसी चीज को इंक्लूड करना चाहते हो, बना दो। किसी चीज को सस्पेंड करना चाहते हो कुछ टाइम के लिए, कर सकते हो। अगर आप एग्जिस्टिंग लॉ को अप्लाई करवाना चाहते हो, कोई लॉ ऑलरेडी बना हुआ है तो अप्लाई करने के लिए आपने कोई नया नोटिफिकेशन सर्कुलर वगैरह निकाला, कर सकते हो। किसी चीज में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, स्लाइट मॉडिफिकेशन, कैसा स्लाइट मॉडिफिकेशन करना चाहते हो, अलाउ है। ठीक है, अगर आप मान लीजिए रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी क्लॉज लगाना चाहते हो, इसको हेनरी 8 क्लॉज भी कहते हैं। रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी मतलब इंप्लीमेंट करने में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको क्या करेंगे, उस तरीके से डील किया जाएगा। जैसे हमारे संविधान में नहीं है, कौन सा आर्टिकल है रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी? 392 करके का आर्टिकल है ना, जो क्या कहता है कि अगर कोई डिफिकल्टी आई तो प्रेसिडेंट साहब क्या कर सकते हैं, डील जो कर सकते हैं। ठीक है, तो साथ साथ में तो ये चीजें क्या है, ये चीजें आप परमिशिबल है। लेकिन वहीं अगर आप दूसरी तरफ आते हो जहां पर इम्परमिशिबल की बातें लिखी हुई है, तो जरा ध्यान से देखना कि किन किन चीजों को अलाउ नहीं किया जा सकता। असेंशियल लेजिस्लेटिव फंक्शन कभी भी डेलीगेट नहीं किया जाएगा, असेंशियल जो कि बहुत जरूरी है, पहला पॉइंट। दूसरा, किसी कानून को खत्म करने के लिए कानून बनाने की पावर डेलीगेट नहीं होती है। रिपील ऑफ लॉ, हम लोग क्या नहीं कर सकते, किसी कानून को खत्म करने की पावर डेलीगेट नहीं कर सकते। ठीक है, तीसरा पॉइंट, आप कोई मेजर मॉडिफिकेशन करना चाहते हो, यहां पे इसका मतलब होगा मेजर मॉडिफिकेशन। क्या मतलब होगा, मेजर मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हो, या फिर जो है आप किसी तरीके का एग्जेम्पशन देना चाह रहे हो, अलाउ नहीं किया जाएगा। सस्पेंड कर सकते हो, एग्जेम्प्ट नहीं कर सकते। या फिर आप रेट्रोस्पेक्टिव प्रभाव देना चाहते हो, आप भूतलक्षी प्रभाव देना चाहते हो, किसी भी कानून का नहीं दे सकते। इसके अलावा फ्यूचर के किसी एक्ट के संबंध में आप कानून नहीं बना सकते। जो एक्ट वर्तमान में एग्जिस्टिंग हो रहा है आप उसके लिए कानून बना सकते हो, भविष्य के लिए नहीं। देखो, इन चीजों को याद करने की बजाय अगर आप लॉजिकली समझने की कोशिश करोगे ना,
तो मेरे ख्याल से आप इसको ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, देखिए, तो उसके बाद में टैक्स इंपोज करना आप नहीं कर सकते। किसी भी कोर्ट का जुरिस्डिक्शन खत्म किया जा सकता है क्या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से? नहीं किया जा सकता। या फिर आप किसी तरीके किसी काम को ऑफेंस में कन्वर्ट करना चाहते हो, नहीं हो सकता। तो ये सारी चीजें क्या है, आपके डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के अंदर परमिशिबल नहीं है। अब ये जब आपके हाथ में नोट्स आए ना, तो इनको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। दिस इज ऑल अबाउट द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। दो बातें मुझे आपको इसके बारे में और बतानी है। एक तो ये कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का ही एक और नाम है एक्सेसिव लेजिस्लेशन। एक्सेसिव का मतलब पार्लियामेंट के अलावा, एक्सेसिव स्टेट लेजिस्लेशन के अलावा क्या किया जा सकता है, इनके द्वारा कानून है जो बनाया जा सकता है। और दूसरा एक बात और कहना है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन अलग चीज है और कंडीशनल लेजिस्लेशन अलग चीज है। क्या कह रहा हूं मैं? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन अलग चीज है और कंडीशनल लेजिस्लेशन अलग चीज है। डेलीगेटेड जो आपने अभी समझा, कंडीशनल में क्या होता है, कंडीशन में सिर्फ आपको पावर दी जाती है कि भाई इस चीज को एग्जीक्यूट करने के संबंध में अगर आप कोई क्राइटेरिया सेट करना चाहते हो, कोई कंडीशन लगाना चाहते हो इसकी एलिजिबिलिटी को लेकर, तो आप लगा सकते हो। बाकी आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब कंडीशनल लेजिस्लेशन सशर्त विधायन के केस में आपको रूल मेकिंग पावर दी ही नहीं जाती है ना? वो आपको रूल मेकिंग पावर दी ही नहीं जाती है। आप सिर्फ क्या कर सकते हो, कंडीशन एड ऑन कर सकते हो उस एग्जिस्टिंग लॉ के तहत। बराबर? चलो भाई, ये काम खत्म हुआ। अब देखो, आप लोगों ने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का लगभग 60% पोर्शन सीधे तौर पर समझ लिया है। मेरे को घुमाना फिराना नहीं आता। अगर आप इस अनकोडिफाइड लॉ को लंबे तरीके से पढ़ना चाहो, आपकी चॉइस है, बट मेरा मानना है कि मुद्दों को सीधा एंगल दिया जाए तो ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। दूसरी बात, जो टॉपिक आप संविधान में पढ़ते हो उन टॉपिक को मैं यहां पर वापस रिपीट नहीं करूंगा। जैसे अब जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, अब इसको मैं ज्यादा स्ट्रेच नहीं करने वाला। या फिर 5 तरीके की रिट्स क्या होती है, इसको मैं ज्यादा स्ट्रेच नहीं करने वाला, क्योंकि ये लॉ के स्टूडेंट के लिए बहुत ही बेसिक चीज है। 5 तरह की रिट्स जो होगी हमारे पास में, हालांकि मैं आपको इसके अंदर जो है नोट्स वाले पार्ट में जरूर अवेलेबल कराऊंगा और यहां पर मैं लेकर भी आया हूं। ऐसा नहीं है कि मैं लेकर नहीं आया। मैंने कहा भाई तुम लोगों ने अगर जरूरत से ज्यादा जिद कर दी तो मैं कहां जाऊंगा, तो मैं लेकर भी आया हूं, लेकिन मैं इनको ज्यादा समझाऊंगा नहीं। ठीक है, आपको हल्का फुल्का बता देता हूं कि 5 तरह की रिट्स होती क्या, और उससे पहले यह समझ लो कि ये रिट्स का रोल कहां पे होता है। देखो भाई, हमारे पास 2 बड़े बड़े कोर्ट हैं। एक है हमारे पास सुप्रीम कोर्ट और दूसरा हमारे पास में कौन सा है, दूसरा है हमारे पास में हाई कोर्ट। संविधान के आर्टिकल 32 के तहत अगर आपके किसी भी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है, फंडामेंटल राइट का मतलब इक्विलिटी, फ्रीडम, नो एक्सप्लॉयटेशन, रिलीजन, माइनॉरिटी राइट, तो इन 5 में से किसी चीज का उल्लंघन होता है तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के तहत, संवैधानिक उपचार के तहत सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो बाय आर्टिकल 32 क्लॉज 2। ठीक, और दूसरा है हमारे पास आर्टिकल 226। आर्टिकल 226 थोड़ा सा बड़ा है, 32 से भी बड़ा। वो क्या करता है, वो ये कहता है कि भाई फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, ठीक, इसके अलावा कोई अदर मैटर है तो भी आप हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो। तो अब ये होता है रिट जुरिस्डिक्शन, जो संविधान खुद इन दोनों कोर्ट्स को देता है, सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप मनमानी करो, आप एक तरफ हाई कोर्ट भी चले गए और सेम टाइम में सुप्रीम कोर्ट भी चले गए। सुप्रीम कोर्ट बोलेगा क्यों भैया, ससुर जी का राज चल रहा है क्या यहाँ पे, हाई कोर्ट में भी रिट फाइल करोगे, यहाँ पे भी रिट फाइल करोगे, ऐसा नहीं चलता। ठीक है, ये दोनों बातें वहां पर क्या होती है, अलग अलग है जो हो जाती है। अब 5 तरह की रिट्स के बारे में समझो। अगर आपने किसी इंसान को जबरदस्ती कहीं पर कैद करके रखा है, आपने उसके बॉडी के अधिकार को, एक इंसान का क्या होता है, बॉडी का अधिकार होता है, ठीक है, उसके शरीर पर उसका अधिकार होता है। अगर आपने उसको जबरदस्ती कहीं पर जो क्या कर रखा है, बांध के रखा है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस के अंदर वो बंदा, उस बंदे के बिहाफ पर कोई दूसरा पर्सन कोर्ट में हैबियस कॉर्पस रिट फाइल कर सकता है। इसको हिंदी में बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका। क्या बोलते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका है इसको बोला जाता है। एक गोपालन का केस इसी से कनेक्ट है जो होता है वहां पे। ठीक है, तो ये पॉइंट वहां पर आता है हैबियस कॉर्पस के लेकर, पहला मामला। दूसरा मामला आपके आता है मैंडेमस के संबंध में।
मैंडेमस में क्या है कि मान लीजिए मैं आपको एक एक एग्जांपल देके चलाता हूं। आपके शहर के अंदर, आपके जो यहां पर आप रहते हो, वहां पर क्या सड़कें बहुत टूटी हालत में पड़ी है, रोज आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है। वहां पर क्या होता था, जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसका ये फर्ज बनता है कि वो सड़कें बनवाए, लेकिन वो बनवा नहीं रही है। आप हाईकोर्ट के पास गए, आपने कहा साहब वी हैव द राइट टू लिव सेफली इन द कॉलोनी, हम भी सुरक्षित तरीके से जीने का अधिकार रखते हैं और इनकी लापरवाही के कारण हमारा जो सुरक्षित जीवन का अधिकार है वो हनन हो रहा है। तो आप इनको मैंडेमस जारी करें, आप इनको आदेश दें कि ये लोग एक समय अवधि के अंदर सड़कों का निर्माण करवाएं। दैट्स कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द रिट ऑफ मैंडेमस, वी कमांड। ठीक, ये किसको दी जाती है? ये दी जाती है अथॉरिटी को, जो स्टेट की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है उसको हाईकोर्ट वगैरह देता है। प्रोहिबिशरी और सर्श्योरी ये दोनों भाई एक जैसे। अब एक वर्ड होता है जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं जुरिस्डिक्शन, हिंदी में बोलते हैं क्षेत्राधिकार या अधिकारिता। अगर कोई कोर्ट, कोई न्यायालय कोर्ट या कोई क्वासी जुडिशियल कोर्ट जिसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, वो अगर जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है, तो ऐसे केस में जब वो एक्सरसाइज कर रहा है उस समय आप कोर्ट के पास जाके कहते हो कि साहब उसको रोको, तो कोर्ट कहेगा प्रोहिबिट, रुक जाओ, है ना, पॉज हो जाओ, रुक जाओ। लेकिन मान लीजिए कि उस लोअर कोर्ट ने वो जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर लिया जो कि उसके पास एक्चुअल में नहीं था, कर लिया, जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर चुका है, डिसीजन दे चुका है। अब आप क्या करना चाहते हो कि भाई जुरिस्डिक्शन तो एक्सरसाइज कर लिया, अब आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास जाते हो कि साहब इसके खिलाफ कोई आप रिट जारी करो ताकि इसका ऑर्डर अपने आप एकदम नलिफाइड हो जाए। तो उसको बोलते हैं सर्श्योरी की रिट। क्या बोलते हैं इसको? सर्श्योरी का रिट है जो कहा जाता है। उत्प्रेषण, शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? उत्प्रेषण है जो कहा जाता है। तो ये दोनों की दोनों जुरिस्डिक्शन के केस में लागू होती है। पांचवी जो रिट है वो आप लोगों से सीधी कनेक्ट होती है। थोड़ा बोल्डनेस के साथ मेरे इस एग्जाम्पल को ऑब्जर्व करना, ठीक है। मान लेते हैं कि आप में से कोई कैंडिडेट विधवा कैटेगरी के अंदर आती है, लेकिन उसने शादी कर ली, उसने रीमैरिज कर ली। एग्जाम का फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट थी उस तारीख को वो शादीशुदा रीमैरिज कर चुकी थी, फिर भी उसने अपना कोटा क्या दर्ज किया? विडो कैटेगरी का। ठीक, फाइनल रिजल्ट आया, उसका सिलेक्शन हो गया, उसका क्या हो गया? सिलेक्शन है जो हो गया, और बकायदा उसको जो है अब पोस्टिंग दी जा रही है। अब किसी कैंडिडेट को जो बिल्कुल जस्ट उससे एक नंबर पीछे था, उसको पता चला कि भाई ऐसा ऐसा मामला बन रहा है, वो कोर्ट के पास गया। उसने कहा साहब इस कैंडिडेट ने लॉ का मिसयूज किया, ये एक्चुअल में विडो कोटे से बिलोंग करती नहीं है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ फिलिंग द फॉर्म सी इज एक्चुअली रीमैरिड टू अनदर पर्सन। सो उसका जो स्टेटस है वो तो मैरिड वुमन का हुआ, फिर वो विडो का कैसे हो गया? और अगर आपने बात प्रूव कर दी तो सुप्रीम कोर्ट बकायदा एक रिट जारी कर सकता है आपके फेवर में, जिसको बोलते हैं क्यो वारंटो। किस अधिकार से तुम इस सरकारी पद पर बैठे हो, है ना, इसको बोलते हैं क्यो वारंटो। आई समझ में? क्यो वारंटो, क्यों बैठा हो, मारवाड़ी में बोलते हैं ना क्यों, तो इसको आप क्यो वारंटो को क्यों से कनेक्ट कर दो, क्यों बैठा हो, क्यों वारंटो। क्लियर है? दैट विल बी ऑल द थिंग्स अबाउट द 5 काइंड ऑफ रिट्स। समझ में आया कि नहीं आया? Yes or no? Exactly, Ankita ji. Under what authority you are presiding the post of public service? That's called the writ of quo warranto. ठीक है? ओके, बहुत बढ़िया, पांचों रिट समझ में आ गई। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठोको ताली। नहीं, ताली ठोकने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए, वो मायने रखता है। चलिए अब आपको मैं कुछ प्रमोशन की बातें बता देता हूं। वर्तमान में लिंकिंग लॉस अपनी टीचिंग की जो सेवा है वो अनअकैडमी को एक्सक्लूसिव दे रहा है, बराबर। इनके पास एक बहुत अच्छा ऐप है जहां पर आपके पास में हर तरह की सुविधा है, मतलब आप रेज हैंड करके चलती क्लास में बातचीत कर सकते हो। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि ऑनलाइन की क्लास है। आप में से कई प्लस के और कैंडिडेट्स होंगे आइकॉनिक के, अगर वो मुझे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक लिख पाए तो आई विल फील ग्रेट। आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक बताइएगा कि आपको प्लस और आइकॉनिक जो आप क्लासेज अटेंड कर रहे हो, पेड क्लासेज अटेंड कर रहे हो, तो आपका एक्सपीरियंस किस तरीके से रह रहा है ना, वो मुझे आप जरूर बताइए। तो काफी अच्छा है, पोल की सुविधा, रेज हैंड की सुविधा वगैरह वगैरह। आप अपना डाउट अपलोड कर सकते हो वहां पे, है ना, किसी भी तरह का कोई भी पॉइंट वगैरह है आप क्लास के दौरान समझ सकते हो। और एक यूजर फ्रेंडली स्क्रीन दी जाती है, यूजर फ्रेंडली स्क्रीन है जो दी जाती है, जहां पर आप चीजों को क्या कर सकते हो, अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हो। तो अब अगर आप उस जुडिशियल कोर्स के अकॉर्डिंग कनेक्ट होना चाहते हैं,
देखो भाई, एक क्लास तो क्या है कि हम कोशिश करते हैं कि कम समय के अंदर ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर किया जा सके। बाकी एक जो रेगुलर स्टडी होती है उसका तो अपने आप में अलग ही आनंद होता है, जहां पर प्रॉपर तरीके से डायग्रामेटिक चीजों को बनाते हुए, या फिर ये जो हमारे लिंकिंग नोट्स हैं, लिंकिंग चार्ट्स हैं, तो लिंकिंग चार्ट से लीगल मेडिटेशन को ऑब्जर्व करते हुए, है ना, सारी चीजों को क्या किया जाता है, ऑब्जर्व किया, समझा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम लोग जो है ना मेडिटेशन में बिलीव करता है। मेरा मानना है कि आपका सबसे बड़ा खजाना वो ये है, अगर इसको आपने अच्छे से तैयार कर दिया ना, आपको दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। तो ये काम हम लोग क्लास के अंदर करते हैं, ठीक है। आमने सामने का एक अलग ही एहसास है जो रहता है। तो अगर आप कनेक्ट होना चाहते हो हमारी टीम के साथ जुडिशियल कोर्सेज के लिए, देन मोस्ट वेलकम। अभी जो चीजें अनअकैडमी ऐप पर लाइव चल रही है मैं आपको बता देता हूं। वैसे अनअकैडमी का जो कोर्स है ना, वो एक तरीके से क्या है, वो एक तरीके से सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, कोर्स बेस्ड नहीं है। यानी कि आपने 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लिया तो 12 मंथ तक जो कुछ भी अनअकैडमी ऐप पर जुडिशरी का कंटेंट है वो सारा का सारा आपको एक्सेस मिलेगा। जो मैंने पहले पढ़ा रखा है उसका भी एक्सेस मिलेगा, जो भविष्य में पढ़ाऊंगा उसका भी एक्सेस मिलेगा। जैसे 3 महीने बाद महाराष्ट्र का एग्जाम है और आपने आज कोर्स लिया तो आप पुराने रिकॉर्डेड लेक्चर सारे के सारे देख सकते हो। तो दैट्स हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। लेकिन हाँ, यहां पर सिर्फ लिंकिंग की टीचिंग मिलेगी, ध्यान रखना। जो हमारा पढ़ाने का एटीट्यूड है वो आपको अनअकैडमी ऐप पर है जो मिलता है। मेरा जो लिंकिंग का स्टडी कंटेंट है वो मैं अलग रखता हूं और मेरा टीचिंग का मामला अलग रखता हूं। यहां पे सेपरेशन ऑफ पावर है। क्या है सेपरेशन ऑफ पावर? क्लास में नोट्स बनाते हैं ना, वो तो स्टूडेंट के अवेलेबल है, लेकिन जो रेडीमेड नोट्स है वो आपको सिर्फ लिंकिंग ऐप पर अवेलेबल होंगे, ठीक है। वो एक अलग सेगमेंट है, बराबर। तो यहां पर अगर आप कनेक्ट होना चाहते हो तो आप हो सकते हैं जुडिशरी की पढ़ाई करने के लिए, स्टडी करने के लिए। कई सारे अलग अलग फैकल्टी है, जैसे हमारे करण सागवान सर है, अनिल खन्ना सर है। अनिल खन्ना सर अभी चंडीगढ़ में ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट कर रहे हैं, आप वहां से भी कनेक्ट हो सकते हैं अगर आपको ऑफलाइन बैच स्टार्ट करना है, अटेंड करना है। तो एक आपके पेपर होने वाला, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। मैंने इसको आपके प्राइस हटा दिया है, इट विल नॉट बी चार्जेबल, ठीक है। ये चार्जेबल नहीं रहेगा, इट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। कब होने वाला है? ये आपके 30 मई को होने वाला, 30 मई को बिहार का ये आपका मामला होने वाला है, ठीक है। परीक्षा से पहले अगर आप बिहार जुडिशरी का प्रीलिम्स टेस्ट देना चाहते हो, ये आपके पास क्यूआर कोड है। इस क्यूआर कोड को सिंपली आप कर दिए, सुबह 10 बजे टेस्ट, सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे 2 पेपर होंगे, दोनों के दोनों आपके फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास टेस्ट है। फायदा उठाओ यार इस चीज का, ठीक है। ये आपको क्यूआर कोड क्या करना है, स्कैन करना है, इसके जरिए आप उसमें एनरोलमेंट है जो करवा सकोगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट। अभी आपके लिए एक बात अच्छी बात, ये चीज और भी चल रही है। वो क्या चल रही है कि प्लस और आइकॉनिक में आपको एडिशनल फैसिलिटी है। ये 3 स्पेशल एडिशनल फैसिलिटी है। एक तो फिजिकल नोट्स आपको मिलने की सुविधा मिल सकती है जून से, साथ साथ मेंटोर है, इंटरव्यू का एडिशनल प्रिपरेशन है जिसमें सारे के सारे पुराने मॉक इंटरव्यू का एक्सेस है वगैरह, पर्सनल मेंटोरशिप वगैरह और भी कई सारी चीजें यहां पर होती है। खैर, ये आपके लिंकिंग लॉ के प्यार भरा अचीवमेंट है जो अभी तक रहा है। एक लास्ट बात बता देता हूं, प्राइस इन्फ्लेशन का डिसीजन जो है इन्होंने पोस्टपोन किया है कुछ दिनों के लिए, है ना, 5-6 दिनों के लिए, यानी कि प्रोबेबली 1 जून से ये प्राइस इन्फ्लेट की बात कर रहे हैं। तो अभी आपके लिए ये एक अच्छा मौका है। यू कैन सब्सक्राइब विद 50,000, 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन कंप्लीटली तैयारी के साथ यहाँ पे, और 6 मंथ का मामला 36,000 के अंदर। लिंकिंग कोड से अगर ज्वाइन करोगे तो लिंकिंग स्टडी मटेरियल का ऑनलाइन एक्सेस मेरी तरफ से आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है, ठीक है। बाकी देखो, कोई भी वैलिड कोड आपको जैसा ठीक लगे इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अगर आपको एडिशनल बेनिफिट चाहिए, लिंकिंग टीम की तरफ से एडिशनल सपोर्ट चाहिए, देन यू हैव टू सब्सक्राइब विद लिंकिंग कोड। ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड्स, अब ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि देखो भाई, जंगल में नाचा मोर किसने देगा, अगर आपको बताएंगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा, ठीक। अब मैं आ जाता हूं कुछ लीगल मैगजीन की ओर। ये जो लीगल मैगजीन मैं आपको बताने वाला हूं ना, ये एग्जाम में सीधी पूछी जाती है, ये एग्जाम के अंदर सीधी पूछी जाती है, और इसको आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से डील है जो करना है, ऑब्जर्व है जो करना है। ओके, नाउ समझना, एक मैगजीन है डेलीगेटस नॉन प्रोटेस्ट डेलीगेयर। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, आपको इतना खुद को सामर्थ्यवान बनाना है कि एटलीस्ट लेटिन मैगजीन के अंदर आप मीडियम की मात ना खा जाओ, ओके, क्योंकि ये आपके अंग्रेजी में ही परफेक्ट तरीके से आती है, बराबर। नाउ अब समझिएगा, वन who is delegated cannot further redelegated, यानी कि आपको हमने डेलीगेट किया है तो आप उसको क्या नहीं कर सकते, फर्दर किसी और को डेलीगेट नहीं कर सकते, बराबर। एक ही चीज एक ही बार डेलीगेट है जो होती है। अब आप ससुर जी से जो है कन्या को लेकर आए हो, ससुर जी ने कन्यादान किया, अब आप कह रहे हो कि मैं भी कन्यादान करूंगा, मेरी पत्नी की मैं शादी करवाऊंगा, ऐसा आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो डेलीगेटेड नॉन प्रोटेस्ट डेलीगेयर, बराबर। दूसरा ऑडी अल्ट्रम पार्टम, ये हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, रूल ऑफ फेयर हियरिंग जिसको कहा जाता है।
रूल ऑफ फेयर हियरिंग जिसको कहा जाता है, ऑडियो अल्टरम पार्टम, ठीक है। तो नो मैन शैल बी कंडम अनहर्ड, तो किसी भी इंसान को आप बिना सुने क्या नहीं करोगे, डील है जो नहीं करोगे, ओके। अच्छा, उसके बाद में जस्टिटिएई नेमिनी नेगेंडा ईस्ट, इसका मतलब क्या होता है, जस्टिस इज टू बी डिनाइड टू नोबॉडी, जस्टिस नेमिनी यानी कि नो वन, तो किसी भी व्यक्ति को न्याय देने से मना नहीं किया जा सकता, न्याय पर सबका अधिकार है। जस्टिस नेमिनी नेगेंडा ईस्ट यानी कि हर एक का न्याय पे अधिकार है, ओके। चलिए उसके बाद में क्या होगा, नेमो जुडेक्स इन स्यूआ कोजा, ये हमने अभी डील किया था। नेचुरल जस्टिस का पहला सिद्धांत है कि अपने खुद के केस में कोई भी व्यक्ति क्या नहीं हो सकता, जज नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद में इग्नोरेंस या जुरिस नॉन एक्सक्यूजा, ये आप लोगों को पता है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। अगर आप ये कहते हो कि हमको ये चीज नहीं पता है तो ये आपके लिए क्या नहीं होगी, एक्सेप्टेबल नहीं होगी। रेक्स नॉन प्रोटेस्ट पैक्यर, द किंग कैन डू नो रॉन्ग, ये भी अपना आप एक इंपॉर्टेंट चीज है। रेक्स, रेक्स यानी कि रेज यानी कि राजा, नॉन प्रोटेस्ट पैक्यर यानी कि जो किंग है वो गलत नहीं कर सकता, यानी कि अगर प्रेसिडेंट साहब कोई चीज कर रहे हैं, मान लीजिए ना आर्टिकल 72 के तहत पार्डन दे दी, तो ये माना जाएगा कि भाई वो ऐसा कर सकते हैं, उन्होंने कहा होगा तो ठीक ही किया होगा, ओके। हाँ जी, जय महाराष्ट्र, बिल्कुल जय महाराष्ट्र, ठीक है, और जय इंडिया। सुप्रीम लैक सेलेस पॉपुली, यानी कि सेलेस पॉपुली का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा कि लोगों का भलाई, वेलफेयर ऑफ पीपल, पॉपुली का मतलब पीपल, सेलेस यानी कि वेलफेयर, लैक्स यानी कि लॉ, सुप्रीम यानी कि सुप्रीम, तो लोगों का जो भलाई करना है वही लॉ, सुप्रीम लॉ है। द वेलफेयर ऑफ द पीपल इज द सुप्रीम लॉ, वेलफेयर लोगों का जो कल्याण है वही क्या होना चाहिए, एक तरीके से सुप्रीम लॉ होना चाहिए। सर हम तो ये मैगजीन पढ़ते पढ़ते थक गए, तुम थकते बहुत तो यार, हैं? ग्लूकोन डी घर वाले पिला रहे कि नहीं पिला रहे, नहीं तो लेके आ जो 25-30 रुपए का पैकेट आता है। मैं तो भाई स्टूडेंट टाइम के अंदर 3 चीज अपने पास में रखता था, एक तो बाजरा, एक ग्लूकोन डी, ठीक है, और एक पानी। मस्त पीते जाओ पढ़ते जाओ, पीते जाओ पढ़ते जाओ, पानी, ठीक, ओके। चलिए, सो ये आपके लेटिन मैगजीन का फंडा है। अब कुछ नहीं बचा है, अब बस आपको सिर्फ 2-3 बातें मुझे और समझानी है और उसके बाद आज की क्लास को हम क्या करते हैं, खत्म करते हैं। चलो भाई, एक और दर्शन लाभ ले लें यहाँ पे। आइए मैं आपको मिलाता हूं एक और चीज से जो आपके लिए बहुत जरूरी है। यस, देखो आप लोगों ने डाइसी को पढ़ा, डाइसी वो हैंडसम पर्सन वाला है ना। अब देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को, डाइसी ने तो रूल ऑफ लॉ को आगे लेके गया था। डाइसी क्या कर रहा था, रूल ऑफ लॉ को उसने डेवलप किया, लेकिन वाकई में रूल ऑफ लॉ को जन्म देने वाला कौन था, तो वो था एडवर्ड कॉक। अब प्रॉब्लम ऐसी, देखो एडवर्ड कॉक साहब ऐसे गले में कॉक यानी कि मुर्गा हो, सॉरी सर माफी चाहूंगा मैं, COK, कॉक यानी क्या होता है, एकदम मुर्गा। आपको पता है मुर्गे के अंदर गले में एकदम मस्त वाली चीज होती है, ऐसे बांधा हुआ होता है वगैरह वगैरह, ठीक है। अब इन्होंने भी इतनी ऐसी खतरनाक टोपी है जो पहन रखी है। तो एडवर्ड कॉक, रूल ऑफ लॉ किसने जन्म दिया था, एडवर्ड कॉक ने जो जन्म दिया था, बराबर। एडवर्ड कॉक ने क्या किया था, इनको जन्म दिया। अच्छा कोक पढ़ रहे हो क्या आप, ये भी ठीक है, ज्यादा बुरा वो भी नहीं है, हमें कोका कोला समझ लो, जैसे भी आपको ठीक लगे। तो एडवर्ड कॉक साहब थे जिन्होंने क्या किया था, बेसिकली रूल ऑफ लॉ को ओरिजिनेट किया था। तो रूल ऑफ लॉ को ओरिजिनेट करने वाला कौन थे, हमारे एडवर्ड कॉक साहब थे। ही वाज द ओरिजिनेटर ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ एंड सेड दैट द एंटायर बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज द डॉक्ट्रिन ऑफ रूल ऑफ लॉ। ये किसने कहा था, देखो तुम इस पॉइंट में गलती करोगे, मैं बता रहा हूं तुमको, ये तुम गलत करके आओगे। पता नहीं क्यों मेरा मन जो है ना वो थक ज्यादा कर रहा है, हार्ट बीट तेज हो गई है, ये सवाल तुम गड़बड़ करके आ जाओगे। द एंटायर बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज डॉक्ट्रिन ऑफ रूल ऑफ लॉ। अगर आपसे पूछा गया ना, आप लोग फटाक से डाइसी 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 टिक करके आ जाओगे, गलत हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, गलत है जो यहां पर हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, एंटायर बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज द डॉक्ट्रिन ऑफ रूल ऑफ लॉ। द प्रिंसिपल वाज फर्दर डेवलप बाय A.V. डाइसी। आप इसको इस तरीके से समझो, डाइसी जेंटलमैन था, तो उसने क्या कर रखा था, उसने मतलब जो है जितने भी अलग अलग चीजें थी उनको मैनेज करता था वो। तो मेन जन्म तो किसने दिया, कॉक साहब ने दिया, ठीक है। और उसके बाद उनको आगे कौन लेके गए, आगे लेके गए हमारे डाइसी साहब। हाँ सर, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन भी अरिस्टोटले ओरिजिनेट किए थे, मॉन्टेस्क्यू उसको आगे लेके। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल। इनको इनके कमेंट्स को नोट कर लो भाई।
हमारे अरिस्टोटले साहब, अरिस्टोटले मेरे पास है क्या, एक सेकंड में लेके आता हूं आपके लिए, बस आपको याद आ रही है। अंकिता जी गाना गा रहा है कि मेरे को याद सताए तेरी, तो मेरे पास है क्या वो अभी, मेरे पास अभी वो नहीं है। अरे लेकिन मेरे पास इंटरनेट तो है, अभी मैं लेके आ जाता हूं उनको। नाम बोलो फटाफट, नाम बोलो, क्या था उनका, अरिस्टोटल। अगर मैंने नाम की स्पेलिंग खोटी लिख दी तो लाइव क्लास के अंदर बेइज्जती हो जाएगी, है नहीं, होने दो। ARISTOE, ऑटो आ रहा है, आ गया। ये फायदा होता है इंटरनेट का, पूरी स्पेलिंग लिखने की जरूरत ही नहीं है। सर आप भी है क्या, लिंकिंग ऐप भी है क्या, तो है ही, भगवान जी की दया से सब कुछ है। अरे यार ये तो वाकई में डराएंगे पक्का। तो ये थे जिन्होंने सेपरेशन ऑफ लॉ का जो सिद्धांत है, सेपरेशन ऑफ पावर का जो सिद्धांत है, उसको जन्म दिया था, है ना। सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत को जन्म देने वाले ये थे अरिस्टोटले, जो कि ग्रीक के फिलोसोफर थे। और जिन लोगों की पीएचडी करने की दिलचस्पी होती है वो इनके बारे में काफी अच्छी पीएचडी कर लेते हैं। ठीक है, इनको मैं जूम आउट करके दिखाऊं या इतना काफी है, इतना काफी है ना, ठीक है। तो ये है हमारे अरिस्टोटले साहब, जिन्होंने आपके सेपरेशन ऑफ पावर को जन्म दिया था। और इसको आगे कौन लेके गए थे, आगे लेके गए थे मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, चलो अपन वापस आ जाते हैं, वरना रात को फिर खतरनाक खतरनाक सपने आएंगे। हाँ जी, काफी है ना, वेरी गुड। तो ये खुश अंकिता जी, इन्हीं की याद आ रही थी ना आपको, मिला दिया ना, शाबाश। हाँ जी, तो ये बात हो गई हमारे किसके संबंध में, अलग अलग जो व्यक्ति विशेष थे उनके बारे में। मॉन्टेस्क्यू पढ़ लिया। खैर हमारे बाबा साहेब को तो आप सब लोग जानते हैं, BR अम्बेडकर साहब, इन्होंने भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में एक बात कहा था। उनके अकॉर्डिंग ही वाज एन इंडियन जूरिस्ट, इकोनॉमिक, सोशल रिफॉर्मर एंड मेनी थिंग अदर। कितनी तो इनके पास डिग्री आती, एकदम भगवान ही मालिक है, गजब के, तो क्या तो टैलेंट थे अपने आप में। अकॉर्डिंग टू हिम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बोथ फेडरल एंड यूनिटरी फीचर विच कैन बी कॉल्ड ड्यूअल पॉलिटी। तो इन्होंने क्या कहा था कि भारत का जो संविधान है उसके अंदर फेडरल और यूनिटरी दोनों तरह की फीचर है, इसलिए इसको हम ड्यूअल पॉलिटी है जो कहते हैं, ड्यूअल पॉलिटी है जो कहते हैं, बराबर। ये बात यहां पर क्या होती, हमारे भीमराव डॉक्टर अंबेडकर साहब ने है जो कही थी। ठीक है, अच्छा इनके अलावा और कौन कौन है, हाँ उपेंद्र बख्शी जी, इनका भी नाम सुन लो भैया, इनके बारे में भी सवाल आ रहा है एग्जाम के अंदर। अंकिता जी मैं आपके ना बिना कहीं लेके आ गए, एक तो इनको है ना सबसे ज्यादा याद आती है, घर पे कॉल करो इनके। डॉक्टर उपेंद्र बख्शी, प्रोफेसर डॉक्टर उपेंद्र बख्शी, ही इज द लीगल स्कॉलर सिंस 1996, प्रोफेसर ऑफ द लॉ इन डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ वार्विक। इस सब है ना, ये बड़े बड़े लोग बाहर पढ़ने जाते हैं और तुम लोग इंडिया में रह के पढ़ रहे हो, क्या होगा, है जी। अगर बड़ा नाम कमाना है तो बाहर जाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि एक कहावत नहीं है, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो घर पे तो आप गोल्ड मेडल लेके आओ तो भी कहेंगे इंडिया से पढ़ा हुआ है, ये हमारी सोसाइटी का नेचर होता है। खैर ये तो अपने आप में अलग ही थे डॉक्टर उपेंद्र बख्शी साहब। इन्होंने क्या कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज ए स्टडी ऑफ पैथोलॉजी ऑफ पावर इन अ डेवलपिंग सोसाइटी। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ अपने आप में क्या है, ये एक तरीके से पावर के बारे में, पावर की पैथोलॉजी के बारे में स्टडी है एक डेवलपिंग सोसाइटी के अंदर। ये जो आपको अंडरलाइन किया गया है ना, इसको एक बार अच्छे से समझ लेना, इसको एक बार अच्छे से ऑब्जर्व है जो कर लेना। क्या ऑब्जर्व कर लेना कि भाई उपेंद्र बख्शी साहब ने ये वाली बात है जो कही थी, अकाउंटेबिलिटी ऑफ द होल्डर ऑफ पब्लिक पावर फॉर द रूल्ड इज द फोकल पॉइंट ऑफ दिस फॉर्मुलेशन। अब देखो खैर इतना समझ लो कि भाई हमारी डेवलपिंग सोसाइटी के अंदर पावर की पैथोलॉजी की स्टडी करना ही एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है जो कहलाता है। ये बात हमारे डॉक्टर उपेंद्र बख्शी साहब ने कही थी। और पीएन भगवती को तो खैर कौन नहीं जानता, उन महाशय का तो अपने आप में एक जिक्र अलग लेवल का होता है ना। पीएन भगवती जी के बारे में अभी हम यहाँ पे डिस्कशन वगैरह नहीं करेंगे, लेकिन जो मैंने आपको फोटोज दिखाए उनके बारे में आप थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन कर लीजिएगा। ये हमारे उपेंद्र बख्शी साहब भारत के, इनको याद कराने के लिए मैं अलग से कुछ नहीं कहूंगा। अब आइए मैं आपको एक छोटा सा एक बात समझा देता हूं। अब सूरज ढलता हुआ आगे बढ़ रहा है, अब आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ अंतिम सांसें ले रहा है। सुनिएगा अच्छे से, क्या होता है कि जुडिशियल कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन पे जुडिशियल कंट्रोल लेजिस्लेटिव और साथ साथ में जुडिशरी दोनों ले सकते हैं। और इसके लेने के तरीके क्या है, यहां पर संवैधानिक तरीका है कि आप नया कानून बना लो या फिर जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान लागू कर लो, वहां से कर सकते हो। अपील, कई बार स्टैट्यूटरी अथॉरिटी की अपील कहां पे चली जाती है, हाई कोर्ट में, जैसे एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अब इसका फाइनल ऑर्डर कहां पे जाके अपील में होता है, अपील आपके हो जाता है एक तरीके से
एक तरीके से कहां पे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर, और इंजेक्शन जारी करना, एक्शन फॉर डैमेजेस, डिक्लेरेटरी एक्शन वगैरह। तो ये सब बेसिकली तरीके हैं क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के। अब ये याद रहे तो ठीक, नहीं तो मेरे तरीके से सीधा याद कर लो भाई। जुडिशियल रिव्यू हमारे पास पावर है, बिल्कुल है। अपील वाली पावर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास है, बिल्कुल है, ठीक है। और भी कोई इंजेक्शन वगैरह देना है तो वो सारा का सारा यहां से कनेक्ट है जो हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है कि कुछ नयापन लेके आए, ठीक है। तो यहां पर सीधा सा पॉइंट है, इसको आप चाहे तो याद रखो, चाहे तो आप इसको इग्नोर करें। देखो कुछ तो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या होता है, लॉजिकल पार्ट है जो प्ले करता है। अब मैं आपके बीच में एक जरूरी चीज लेके आ रहा हूं। देखो भाई, ये वो चीज है जिससे तुम लोगों को लगेगा डर। केसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अलग अलग केसेस, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट में चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, शॉर्ट में चीजों को अच्छे तरीके से क्या करना है, समझने वाले हैं। नहीं, ऐप में क्लासेस कभी नहीं होगी भाई, ऐप के अंदर सिर्फ कंटेंट, वो सिर्फ प्योरली कंटेंट है, उसके अंदर लीगल लिंकिंग लॉ का स्टडी मटेरियल और कुछ भी नहीं है। हाँ जी, यहां पर आ जाते हैं लीडिंग केस लॉ। एक नाम है नरेंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इवन दो अ पेरेंट एक्ट माइट नॉट बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, एन ऑर्डर मेड इन डेलीगेटेड इलेक्शन कैन स्टिल बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। कितनी खूबसूरत बात कही है। जो मेन कानून है जो पार्लियामेंट ने बनाया है वो भले ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हो, लेकिन डेलीगेटेड लॉ के तहत अगर आपने कुछ बनाया है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है। पहली बात, कौन सा केस था, नरेंद्र कुमार यूनियन ऑफ इंडिया। फिर ए.के. कृपक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। स्टेट ड्यूटी बाउंड है टू डिस्चार्ज देयर फंक्शन इन अ जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल मैनर। ये राज्य की ड्यूटी है कि वो फेयर तरीके से क्या करे, राज्य की ड्यूटी को फेयर तरीके से क्या करे, चीजों को डील करे। मैं यहां पर लिख लेता हूं, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है वो क्या हो सकता है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है। ये पहली बात। फिर दूसरा वाला केस क्या कहता है, यहां पे दूसरा वाला ए.के. कृपक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यहां पर कहता है कि स्टेट इज ड्यूटी बाउंड, स्टेट की यहां पर क्या है, ड्यूटी है कि वो क्या करे, रीजनेबल तरीके से रूल ऑफ लॉ को लागू करवाए, रूल ऑफ लॉ को अप्लाई करवाए। ए.के. कृपक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। फिर केशवानंद भारती, आप सब लोग जानते हो, रूल ऑफ लॉ को बेसिक फीचर माना गया था, रूल ऑफ लॉ को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना गया था। कौन सा केस था, केशवानंद भारती वाला मामला था। एडीएम जबलपुर शिवकांत शुक्ला, कॉन्स्टिट्यूशन इज द रूल ऑफ लॉ एंड नो रूल इज अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो संविधान है वही रूल ऑफ लॉ है और कोई भी रूल जो है संविधान से ऊपर नहीं है। एडीएम जबलपुर शिवकांत शुक्ला वाला मामला ये कहता है, ठीक है। इसके बाद में यहां पर मेनका गांधी का मामला आएगा, तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस आर एप्लीकेबल टू एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग ऑल्सो। आपको पता है ना, पासपोर्ट वगैरह जब्त कर लिया गया था, तो नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग पर भी लागू होता है। ये बात मेनका गांधी के जजमेंट के अंदर आई थी। ये सवाल एक एक नंबर के हैं। अभी तो तुम लोग उबासियां ले रहे हो, इधर उधर देख रहे हो, खिड़की पे बाहर जाके देखते हो कि कोई आया कि नहीं आया, कोई आई कि नहीं आई, कोई नहीं आएगा। सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो पढ़ा है वही काम आएगा, है ना। अटेंशन रखो इसके साथ में। तो मेनका गांधी जी, देखो यहां पर नरेंद्र कुमार घोष, ए.के. कृपक, केशवानंद भारती, एडीएम जबलपुर, मेनका गांधी, ये सारे वो जजमेंट है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अरविंद सिंह का जजमेंट सुनो। अरविंद सिंह के जजमेंट के अंदर क्या था, तो यहां पर यह बात थी कि पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन शुड बी लिविंग कंटिन्यूटी एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल नेसेसिटी। मतलब पार्लियामेंट, मैंने आपको 3 कंट्रोल बताए थे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पे। 3 तरह के कंट्रोल थे, कौन कौन से, प्रोसीजरल कंट्रोल, पार्लियामेंट्री कंट्रोल, और तीसरा बताओ फटाफट। हाँ मैं हाँ मिला रहा हूं, तीसरा बताओ। तीसरा जुडिशियल कंट्रोल। तीसरा कौन सा था, जुडिशियल कंट्रोल। हाँ जी, अरविंद सिंह के मामले में क्या मामला बनता है कि पार्लियामेंट्री कंट्रोल जो है वो जरूरी है। तो यहां पे कीवर्ड क्या है, पार्लियामेंट्री कंट्रोल। अरविंद सिंह का मामला इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर, तो जो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन होता है डज नॉट एंजॉय द सेम डिग्री ऑफ इम्यूनिटी एज सब्सटेंटिव लेजिस्लेशन। यानी कि बेटे को बाप के बराबर इज्जत नहीं दे सकते, बेटे को पिता के बराबर इज्जत नहीं दे सकते। तो जो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है उसको हम सब्सटेंटिव लेजिस्लेशन के बराबर जो है क्या नहीं दे सकते, इम्यूनिटी नहीं दे सकते। ये बात इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर ने कही। ए.आर. अंतुले वर्सेस नायक, एन एक्शन इन वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इज न्यूलिटी।
अगर कोई भी आपने ऐसा एक्शन लिया है जो कि नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल के खिलाफ है तो वो नल एंड वॉइड है। ठीक है, किसने कहा था? अंतुले वर्सेस नायक। एसआर बम्बई केस में क्या हुआ? द कोर्ट मस्ट बी कॉन्शियस व्हाइल एग्जामिनिंग द वैलिडिटी ऑफ द प्रोक्लेमेशन। आपको पता है ना, आर्टिकल 356 से ये पॉइंट कनेक्ट होता है। और फिर उन्नी कृष्णन का मामला, द जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रूल मेकिंग कैन नॉट बी फोरक्लोज इन एनी मैनर। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव की जो रूल मेकिंग पावर होती है ना, वही तो हमने पढ़ा, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव रूल मेकिंग। तो उसकी जो पावर है, उसके जुडिशियल रिव्यू को आप कभी भी क्या नहीं कर सकते? फोरक्लोज नहीं कर सकते। फोरक्लोज का मतलब होता है पूर्व बंद करना, यानी कि उसको स्टॉप करवा देना हमेशा हमेशा के लिए। तो ऐसा नहीं किया जा सकता। तो मेरे अकॉर्डिंग ये कुछ ऐसे जजमेंट हैं जिसपे आपको दिमाग लगाना चाहिए। इसके अलावा इनमें से कौन सा केस जो है रूल ऑफ लॉ से कनेक्टेड नहीं है? तो इंदिरा गांधी रूल ऑफ लॉ से कनेक्टेड है, एडीएम जबलपुर कनेक्टेड है, जय सिंघनी आपके से कनेक्टेड है, एसपी गुप्ता नहीं है। ठीक है, इसके अलावा डॉक्ट्रिन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ये अपने आप में डिलिटरी डॉक्ट्रिन है बिकॉज ऑफ मेनी एक्सेप्शन। यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो लॉ है वो अपने आप में क्या है? ड्यूलिटरी है। ये बात किसने कही थी? तो ये किस पर लागू होता है? तो ये लागू होता है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर पे। मुझे बताओ, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन के एक्सेप्शन नहीं थे क्या? बिल्कुल एक्सेप्शन है। मैंने आपको बताया भी था, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, इसका एक्सेप्शन है। मॉन्टेस्क्यू बेचारा क्यों रो रहा था? उसका क्या नाम था अभी? अरे जिसको हम पीछे से लाए थे, अरिस्टोटले, वो एकदम ऐसे उदास भरे क्यों दिखाई दे रहे थे? क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत का एक तरीके से क्या हो रहा था? हनन हो रहा था, है ना। द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, इसके कई सारे मैनी एक्सेप्शन है। तो ये अपने आप में डाइल्यूटरी है। डाइल्यूटरी समझते हो कि ये अपने आप में क्या है? इस तरह से डाइल्यूट हो जाता है, इसके अपने आप में अपवाद है। तो इसका आंसर होगा ए। इसके अलावा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इंडिया कैन बी डिसाइडेड फॉर द पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन पीरियड। तो ये जो आपका डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, ये संविधान के बाद के पीरियड के लिए अप्लाई होगा। स्वाभाविक है, संविधान से पहले तो कैसे लागू करेंगे? बट फिर भी इस बात को कंफर्म किया गया था आपके रेफरेंस से था दिल्ली लॉ एक्ट 1912 वाले केस के अंदर। ठीक है, डेलीगेट लेजिस्लेशन संविधान के बाद वाले कानून पर लागू है जो होता है। हैबियस कॉर्पस लिटरली मींस हैव द कॉर्पस और ब्रिंग द बॉडी। तो हैबियस कॉर्पस है, इसका वाकई मतलब क्या होता है? कॉर्पस या ब्रिंग द बॉडी। अंडर विच केस हैबियस कॉर्पस वाज नॉट इश्यूड। ठीक है, किसमें इश्यू है जो नहीं हुई थी? तो ये आपके बतुल चंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल था, जहां पर हैबियस कॉर्पस की रिट ग्रांट करने से कोर्ट ने मना कर दिया था। अब ये कुछ एक ऐसे जजमेंट थे जो मेरे को ऐसे मिल गए, तो मैंने कहा चलो तुमको भी साथ में लेके चलता हूं। ठीक है, तो ये सारी बातें थी आपके एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के संबंध में। क्या मैं ये मान लूं कि आपको कुछ न कुछ तो समझ में आया? देखो, आई एम नॉट सेइंग that whatever I have taught you is the exhaustive lecture or administrative law। हिंदी में बात करें तो प्रशासनिक विधि के संबंध में संपूर्ण चीज मेरे इस एक लेक्चर में कवर होगी। मैं इस बात का दावा नहीं कर रहा हूं, बट मेरा विश्वास है कि मोटा मोटी रूप से आपने इसकी पूरी स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व है जो कर लिया होगा। ठीक है, ऑब्जर्व है जो कर लिया होगा। अब बस बढ़िया तरीके से चीजों को समझो। और एक मेरी बात याद रखना, एक बात मन से कह रहा हूं, और इसको कहने के लिए मुझे यहां पर इन चीजों की आवश्यकता नहीं है। इनको हटा देते हैं अपन, सर इनको भी हटा देते हैं, ये हमको और परेशान है जो करेंगे बाद में टेंशन, इसको भी हटा देता है। ध्यान से सुनना, अगर आप किसी भी चीज को बड़ा समझोगे तो वो आपके लिए जिंदगी भर बड़ी ही रहेगी। और अगर वहीं उस चीज को आपने ये सोच लिया कि वी कैन अचीव दैट, लेट ट्राई इट, तो 100% आप उस चीज को अचीव कर पाओगे। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी है ना, कोई इतना भी बड़ा परिंदा नहीं है कि हमारे पिंजरे में, हमारे ज्ञान के पिंजरे में आ नहीं सकता। जरूरत है एक स्ट्रॉन्ग विटो पावर की। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, इस कानून को हल्के में मत लेना। हमारे लिए एग्जाम के अंदर 8 से 10 नंबर सिक्योर कर सकता है ये। बिहार जुडिशरी की बात करूं तो अलग अलग स्टेट के अंदर भी जैसे LLB के एग्जाम होते हैं, वहां पर भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। आज इस टॉपिक को लेने के पीछे मैं आपको अपनी मनसा बताना चाहता हूं, है ना। हालांकि आप में से कई लोग अभी फटाफट भागने की फिराक में होंगे, बट मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। इस टॉपिक को लेने के पीछे मेरा एक इंटेंशन ये भी था कि आपके एक डर को खत्म करूंगा। क्योंकि एग्जाम के अंदर जितना सवाल आपको नहीं हरा सकता, उतना आपका डर आपको हरा देगा। उतना आपका डर जो है वो आपको हरा देगा। और सवालों से हारा हुआ इंसान
सवालों से हारा हुआ इंसान तो फिर भी जीत जाएगा, डर से हारा हुआ इंसान जीतता नहीं है, वो मैदान छोड़ देता है। ठीक है जी। और इतना तो भगवान से प्रॉमिस करते हैं और खुद से भी वादा करते हैं कि जब तक पढ़ाने का सौभाग्य ईश्वर देता रहेगा ना, आप लोगों को मैदान तो नहीं छोड़ने देंगे। हो सकता है समय के साथ मैदान बदल लें, लेकिन मैदान छोड़ने नहीं देंगे। ये वादा है आप लोगों से। दिल से प्यार करते हैं, जज्बातों से करते हैं। इसीलिए मेजर लॉ जो कि मेरा मेन एरिया है, उसको छोड़ के आप लोगों के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट्स वगैरह ये पढ़ा रहा हूं मैं। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। कभी कभार है ना, गलती से ही सही कुछ कमेंट्स में लिख दिया करो, दिल को चीजें छू जाती है, हिम्मत मिलती है, लगता है कि 7-8 घंटे डेडिकेट किए तो कोई बात नहीं। ओके, बाकी अपना प्यार स्नेह बना के रखना, क्योंकि जिंदगी के अंदर अच्छे बादल भी बरसात करते हैं और काले बादल भी बरसात करते हैं। ओके, चलो जी। सो थैंक यू सो मच। याद रखना, डर के आगे जीत है। और यहां पर लिंकिंग करते हुए चीजों को ऑब्जर्व करो, लिंकिंग चार्ट से मेडिटेशन करो। इस तरह आपके स्टेट का जो पेपराथन है वो पेपराथन पूरा सॉल्व कर दो, क्योंकि इस एक पेपराथन को बनाने में पूरा एफर्ट डाला हुआ है, सब्जेक्ट वाइज करके इसके लिंक्ड प्रोविजन। एक सवाल के अंदर 10 सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, वो भी आपके QR कोड, जिसमें आप इसका वीडियो सॉल्यूशन वगैरह कई सारी चीजें ऑब्जर्व कर सकते हो। टेक बेनिफिट ऑफ इट। आप लोगों के लिए चीज बनाइए, इसका बेनिफिट है जो अच्छे से लीजिए। ठीक है, आज के सेशन को यहीं पे कंक्लूड करता है। अगर कोई चीज रह जाती है, आपको लगता है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं बाद में इसको लेटर स्टेज पे अप्लाई करने की आंसर देने की कोशिश जरूर करूंगा। ठीक है सर, प्लीज एक सॉन्ग। अच्छा, बेसुरी आवाज सुनने का मन कर रहा है क्या? है कि रात को अच्छे से चेहरे देख लिए, अब वो कभी भी आ सकते हैं। हाँ सर, ये वो गांव तक, अरे कहीं भी पहुंच जाएगी। हमने इंडियन पोस्ट ऑफिस से सीधा एग्रीमेंट कर रखा है, चिंता ही मत करो आप। आयुष्मान जी, कंपनी लॉ हमारे अनूप सर आपके लिए ले रहे हैं। ठीक है, अनूप सर आपके लिए ले रहे हैं और बढ़िया तरीके से डील है जो करेंगे। ओके, और मस्ती से करेंगे। एग्जाम से पहले खुद को रोकना मत, क्योंकि तुम नहीं रोकोगे और कोई रोक नहीं सकता। मन करे सुप्राण देव, मन करे सुप्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। अरे विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। लड़ते चलो, भिड़ते चलो, जो होगा वो देखा जाएगा। थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, रेस्पेक्ट यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।